आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। कुछ देर में डिम्पी भी हमारे साथ होंगे और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे ये बताने के लिए कि आज बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, साथ ही स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। पर एक अहम अनाउंसमेंट जो कि भारत को मिला है नया आरबीआई गवर्नर, जहां पर हम देखें तो संजय मल्होत्रा अब ये कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। कल जो है कल से ही वो भारत के आरबीआई गवर्नर बनेंगे और अभी देखें तो उनकी क्वालिफिकेशंस अगर आप देखेंगे तो कई सारे 4 चांद वहाँ पर आपको लगते हुए दिखेंगे, जहाँ पर वो एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही बात करें तो रेवेन्यू सेकी है और क्वालिफिकेशंस के दम पर आईआईटी कानपुर से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी ली है। और अगर अब देखें तो अब ऐसे समय पर इनका चुनाव हो रहा है जहाँ पर इन्फ्लेशन तो ऊपर है, जो अगर हम देखें ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स भी हैं और अब पूरी नज़रें टिकी हैं कि किस तरीके से रेट कट होगा और फरवरी को लेकर जो आरबीआई की पॉलिसी रहेगी वो उनकी पहली पॉलिसी तो होगी ही, साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है। तो चलिए ये सब चीज़ों पे चर्चा ज़रूर करेंगे, एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि उनके चुनाव को कैसे लिया जाए। पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो 4 बड़ी बातें जहां पर है आज बाजार की नज़र। ग्लोबल बाज़ारों की बात करें तो वहाँ से जी हाँ थोड़े से संकेत ज़रूर नरमी के हैं, जहाँ पर कल भी हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन जो है डाउ जोन्स में गिरावट हावी होती हुई दिखी। अभी भी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वहाँ से कुछ खास संकेत नहीं है, पर जी हाँ हल्के हरे निशान में शुरुआत की तैयारी ज़रूर दिखा रहा है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए आरबीआई गवर्नर बने हैं, साथ ही कल से संभालेंगे वो पदभार। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे हम नज़र डालें तो आज मेट्रोपोलिस पे आप नज़र ज़रूर रखें क्योंकि कोर डायग्नोस्टिक्स को खरीदेगी मेट्रोपोलिस। साथ ही सिंजीन भी आज फार्मा काउंटर्स में फोकस में रहेगा, जहां पे बायोकॉन अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आएगी और एक ब्लॉक डील भी संभव है। हल्के डिस्काउंट पर शायद ये ब्लॉक डील हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिए क्योंकि जहां पर अन्य कंपनीज ने ऑलरेडी अपने दाम बढ़ा दिए हैं, अब टाटा मोटर्स की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया है कि 1 जनवरी से वो अपने दाम बढ़ाएगी। साथ ही बीईएल पर भी फोकस रहेगा, जहां पर लगभग 630 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर विंस बीईएल के लिए आते हुए। चलिए ये सभी स्टॉक्स पे नज़र तो ज़रूर रहेगी। कुछ ही देर में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही उनके स्टॉक्स भी समझेंगे। पर अभिषेक अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो यही है जहां पर नए आरबीआई गवर्नर का जो चुनाव है वो होता हुआ नज़र आया है। साथ ही क्या ज़बरदस्त क्वालिफिकेशंस रही हैं अभिषेक उनकी। सृष्टि गुड मॉर्निंग। देखिए एक बहुत बढ़िया चुनाव हम कहेंगे संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर के तौर पर। इनके बारे में जो कुछ पता चला, देखिए सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 1990 के आईएएस हैं ये, राजस्थान काडर के। तो क्वालिफिकेशंस या फिर अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो लंबी चौड़ी है, लेकिन जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि बेहद सौम्य स्वभाव के हैं, सबकी सुन लेते हैं, तमाम सेक्टर में काम करने का इनका अनुभव है। जो कि मैं पढ़ पा रहा था कि 33 साल के करियर में पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी, माइंस, ये तमाम सेक्टर्स को इन्होंने डील किया है एज अ ब्यूरोक्रेट। तो एक बढ़िया लेगेसी लेकर आ रहे हैं। कानपुर से बीटेक और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी मास्टर्स, तो ये तो डिग्रीज हैं ही उनके पास। तो अच्छा हुआ क्या था कि शक्तिकांत दास जब आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे, पिछले 28 साल में ऐसा हुआ था कि कोई नॉन इकोनॉमिस्ट, वो तो हिस्टोरियन थे, उनको बनाया गया, लेकिन वो एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं शक्तिकांत दास। ये 6 साल के जो कार्यकाल रहे ये आसान नहीं रहे, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में वो आए, काम संभाला। उसके बाद कोविड का बहुत ही बुरा दौर हमने देखा एज अ इकोनॉमी, और इसके अलावा दुनिया ने 2-2, 3-3 बड़े युद्ध देखे रूस यूक्रेन के बीच में, मिडिल ईस्ट में चीज़ें चल ही रही हैं। हमने इजराइल और हमास हिजबुल्लाह का संघर्ष भी देखा। उसके बीच में प्राइस स्टेबिलिटी को बरकरार रखना, ग्रोथ को बढ़ाने की चुनौती थी, काफ़ी हद तक उसमें सफल रहे। आखिर तक में जाते जाते, हालांकि देखिए जितनी मुंह उतनी बातें भी कही जाती हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आरबीआई के इंडिपेंडेंस को लेकर, स्वायत्तता को लेकर कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती जो गवर्नर्स थे उनकी तरह थोड़ी सी नाराजगी थी शक्तिकांत दास की भी।
लेकिन अब देखते हैं, मतलब ये तो अंदर खाने की बात ही, जो चर्चाओं का जो बाजार है उसके हिसाब से हो रहा है। अदरवाइज 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं कि पिछली बार आरबीआई कौन सा गवर्नर 6 साल तक आरबीआई गवर्नर की कुर्सी पर रहा था। लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं संजय मल्होत्रा, 26वें गवर्नर बन रहे हैं और एक तोहफा शक्तिकांत दास दे के जा रहे हैं। आज उनका आखिरी दिन है, सीआरआर कट वो दे के जा रहे हैं और अब बाजार उम्मीद ये करेगा कि हम ग्रोथ की चुनौती से जूझ रहे हैं, महंगाई सिर उठा के खड़ी है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि महंगाई अगर आप काबू में करने के लिए अगर आप कोई स्टेप अगर लेते हो तो ग्रोथ को लेकर दिक्कत होती है, तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर हम हाल फिलहाल के अगर हम आंकड़े अगर देखें तो Q2 की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 5.4%, 7 तिमाही के निचले स्तर पर। अक्टूबर के रिटेल महंगाई दर की बात करें 6.2% की 14 महीने की ऊंचाई पर। तो ये सबसे बड़े चैलेंज इनके सामने होंगे नए गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा के सामने। देखते हैं उसे कैसे डील करते हैं। फरवरी की पॉलिसी है, बाजार उम्मीद ये करेगा कि एक बढ़िया तोहफा देके गए हैं, शक्तिकांत दास जा रहे हैं और एक तोहफा संजय मल्होत्रा दे बाजार को, वो रेट कट के जरिए। और ये सुनने में आ भी रहा था कि आखिर तक जाते जाते कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की डिमांड थी, सरकार के अंदर भी लोग चाहते थे कि रेट कट करके थोड़ी सी चीज़ों को ईज किया जाए कंज्यूमर के पक्ष में भी। तो वो हुआ नहीं, देखते हैं कि क्या फैसले लेते हैं। लेकिन एक बढ़िया चुनाव है, इस सरकार के अंदर से ही बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, काम का जो अनुभव है काफ़ी उनका शानदार रहा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर तो काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो एक ठीक ठाक लेगेसी के साथ आ रहे हैं और चैलेंजेस हैं, उम्मीद करेंगे बढ़िया काम करके देंगे वो। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल बाजारों की और फिर से मार्केट्स पे लौटेंगे और समझते हैं कि किस तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। अभिषेक, आपसे ही विस्तार से समझना चाहेंगे, क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है? सृष्टि, अगर हम ग्लोबल बाजारों से बात करें तो देखिए आज एशिया से मैं पहले शुरुआत कर लेता हूं। कल जिस तरह से चीन की पॉलिट ब्यूरो, जो कि वहां की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंस को चेंज करके मॉडरेटली लूज करने का फैसला किया। प्रूडेंट पहले था करीब 11-12 साल तक। इससे हुआ क्या कि फिर से एक आशंका थोड़ी सी सिर उठा रही है कि क्या अब चूंकि चाइना में हाल फिलहाल बहुत सारे स्टिमुलस की मेजर्स लिए गए हैं, हालांकि मतलब इकोनॉमी में डेटा के तौर पर बहुत हमने उसको रिफ्लेक्ट होते हुए देखा नहीं हाल फिलहाल, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है स्टैंस का चेंज होना। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन बाजार बड़े पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो चीन के बाजार हों, हांगकांग के बाजार हों। अगर हम हांगकांग के बाजार हैंगसेंग की बात करें, 3-4 दिन में करीब 1300 अंकों के आसपास का उछाल आ गया है हैंगसेंग में। कोरिया के बाजार में 4 दिन से गिरावट चल रही थी। वहां पर जो राजनीतिक अनिश्चितता की बात थी, वहां उनके राष्ट्रपति को लेकर महाभियोग का प्रस्ताव है, वहां भी बाजार हम देख रहे हैं कि अब 4 दिन के बाद पॉजिटिव टेरिटरी में लौट आए हैं। निकेई में लगातार दूसरे दिन तेजी है, आज 200 अंकों के आसपास की तेजी है। तो पूरे के पूरे एशिया में तेजी है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको सुस्त दिखेगा क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं है एफआईएस की हॉट मनी को लेकर। 24,700 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। 2 दिन की हल्की हल्की गिरावट हमने भारतीय बाजारों में देखी है। तो ये तो एशिया से संकेतों की बात हो गई। अमेरिका में डाउ जोन्स में लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी आई है, प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आ रही है हायर लेवल से। 240 अंक गिरकर कल दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। नेस्डेक भी रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला है, 123 अंक गिर के बंद हुआ है। और नेस्डेक की गिरावट के पीछे की वजह यह रही है कि आईटी दिग्गज एनवीडिया में करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी रही है। और कमजोरी की वजह यह रही है चीन का रेगुलेटर एनवीडिया के एआई चिप की जांच करेगा कि कहीं उन्होंने एंटी मोनोपोली कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है। इसके अलावा एक और चिप मेकर है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, वहां पर 5.5% के आसपास की गिरावट देखी। तो अमेरिकी बाजारों में ये चाल रही थोड़ी कमजोरी वाली। अब जो नजर होगी, अमेरिका में नवंबर की सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे कल, यानी कि बुधवार को। मासिक आधार पर 0.25% की और सालाना आधार पर 0.25% की बढ़त की उसमें उम्मीद है। लेकिन उसके बाद जो कल के क्रूशियल आंकड़े के बाद जो फोकस शिफ्ट होगा वो होगा 18 दिसंबर की यूएस फेड की पॉलिसी पर, जहां पर दरें घटने की उम्मीद तो है। सीएमए फेड वॉच टूल के हिसाब से 0.25% दरें घटने की जो उम्मीद है वो है 85% की। देखते हैं वहां से क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अभी हमारे लिए जो क्रूशियल जो क्यूज हम कहेंगे फिलहाल के लिए वो है एशिया के, जहां पर हमने चीन और हांगकांग के बाजारों में बड़ी तेजी देखी है। गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि 16-17 अंक ऊपर है, कोई चेंजेस नहीं है। पिछले डेढ़ घंटे से मैं देख रहा हूं इसी लेवल के आसपास बना हुआ है, 24,700 के आसपास है। वेट एंड वॉच वाले मूड में है कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी भी। अब आते हैं जरा एफआईएस के आंकड़ों पर।
कल थोड़ी सी बाइंग एफआईज के आंकड़ों में लौट के आई है, हालांकि काफ़ी छोटी है वो। कैश मार्केट में 700 करोड़ की बाइंग आई है। बाकी अगर हम आंकड़ों की बात करें, इंडेक्स ऑप्शन में 3000 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में करीब 7000 करोड़ रुपए सेलिंग है, ऑप्शंस में 4500 करोड़ रुपए की। डिम्पी जरा समझते हैं आंकड़ों को। डिम्पी, छोटी सी बाइंग आई है फिर से एफआईज की 700 करोड़ रुपए की, आप इसको कैसे देख रहे हैं और बाकी के आंकड़े जरा बताइए, और लॉन्ग होल्डिंग की पिक्चर अभी क्या है? देखिए, मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी, मैं फिर से रख देता हूँ। ये जो 1800 कल माइनस हुआ और 700 आज प्लस हुआ, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ओपन इंटरेस्ट वगैरह में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा। भाई आपके पास ओपन इंटरेस्ट में चेंज होगा तभी तो कुछ दिखेगा, वो तो दिख ही नहीं रहा, वो तो कल से बिल्कुल ठंडा हो गया। और कल अगर कोई मार्केट को देख रहा होगा काफ़ी क्लोजली, जो हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि एक लैकलस्टर ट्रेड होगा, आपको छोटे मोटे काम निपटाने हैं, भले निपटा के आ जाओ, क्योंकि मार्केट के पास ना तो सपोर्ट तोड़ने के लिए कोई एनर्जी बची है और ज़रूरत भी नहीं है। क्यों तोड़ेंगे सपोर्ट? इतनी मेहनत करके सपोर्ट बनाए हैं तो क्यों तोड़ेंगे उसको? और ऊपर लाने के लिए पावर नहीं है, यानी कि फॉलो अप बाइंग जिसको हम कहते हैं टिपिकली, वो आपको मार्केट के अंदर अभी नहीं देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार पूरी तरह से एक रेंज का मार्केट है। इस रेंज में आप प्ले कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। और मैं फिर से आज वही चीज़ रिपीट करूंगा, अगर आज मार्केट फिर से रेंज का रह सकता है, पूरे चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेंज में रहेगा और इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं टूटेंगे। मैं जल्दी से आपको 3-4 लेवल्स बता देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया आगे बात करते करते में। तो निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करना चाहें तो निफ्टी का जो कल का ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 0.68 घटा है। कहने का मतलब, ये आपके स्क्रीन पर चल ही रहा है, इनफैक्ट 7.8 घटा है। कहने का मेरे मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, रेंज में मार्केट जैसे मैंने आपको कहा वो प्रोटेक्टेड रही। तीसरा पॉइंट, प्रीमियम्स अभी भी करीब 80 पॉइंट के हैं, जो टिपिकली मिडल ऑफ द सीरीज़ होते हैं, होने चाहिए, वैसे ही हैं। ओपन इंटरेस्ट करीब 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, जो लाइट सीरीज़ का सूचक है, लाइट सीरीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, ये 5 लाख होता तो मैं हैवी बोलता, 4.5 लाख है तो लाइट है। 50,000 जो कॉन्ट्रैक्ट आगे पीछे जो भी जोड़ेंगे वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक रेंज का मार्केट है। रही बात एफआईज डीआईज में भी वैसे बाय द वे बता दूं कोई चेंजेस नहीं है, और रिटेल में भी कोई चेंजेस नहीं है। उनकी पोजीशंस भी जस्ट के तस 59% है और डीआईज की 48% है और एफआईज की होल्डिंग 44% है। ना तो कैश में, ना ही फ्यूचर्स में, ना ही होल्डिंग्स में, ना ही पुट कॉल रेशो में, ना ही विक्स में, ना ही ओपन इंटरेस्ट में, ना ही प्रीमियम्स में। किसी तरह का कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुआ कल के सेशन में। इसलिए कल का सेशन किसी भी तरह से कोई भी डायरेक्शन देने वाला सेशन नहीं था, एक साइडवेज था। आज भी कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो आंकड़े हो गए। निफ्टी पे आते हैं। 2 दिन की छोटी छोटी गिरावट आई है और 2 दिन में 100 अंक ही शेड की है निफ्टी ने। हालांकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहां से ऐसी कोई बहुत बड़ी वीकनेस के संकेत नहीं आए हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार 12वें दिन में हमने इंडेक्स लेवल पर तेजी देखी और बड़ा एडवांस डिक्लाइन के रेशियो भी कल बेहतर थे। डिप्पी, आज क्या करना चाहिए निफ्टी में? 24,600 के आसपास है। और अगर हम डोमेस्टिक यूज की बात करें, एक यही आरबीआई गवर्नर वाला ट्रिगर बाजार के लिए आया है। देखिए, मिस्टर गवर्नर का ट्रिगर है, सरकार की भर्ती है, वो इसमें मेरे को नहीं लगता मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। हाँ, मिस्टर गवर्नर के फैसलों का इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, भर्ती का इम्पैक्ट आए ना आए। अच्छा नाम आना अच्छी बात है, सरकार ने अपने खेमे से नाम निकाला, ये और अच्छी बात है। हैंस प्रूव्ड है और अच्छी बात है, टेस्टेड है, अच्छी बात है। क्या मार्केट के उतार चढ़ाव को या फिर इकॉनमी के उतार चढ़ाव को देखा है? देखा है। इस सरकार के साथ इनकी बनती है कि नहीं बनती? बनती है। उर्जित पटेल के साथ नहीं थी, सरकार ने ही भर्ती किया था, लेकिन मामला थोड़ा बिगड़ गया किसी चीज़ को लेकर, फिर बाद में एकाएक उनका इस्तीफा आया। तो ऐसा कम से कम ये सारी चीज़ें संजय जी के साथ नहीं होंगी। और मेरे को उम्मीद है कि ठीक है, जो भी आप पॉइंट्स बता रहे थे मैं सारे उसके साथ ऑलमोस्ट एग्री कर जाता हूँ कि भाई अभी थोड़ा, जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं होता तब तक आप कैसे किसी आदमी को टेस्ट करेंगे? क्या उनके पुराने हिस्ट्री से तो जो चीज़ें आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई बड़ा फैसला जब वो लेंगे, जब उनके सामने सिचुएशन आएगी, तब पता लगेगा कि वो मिस्टर गवर्नर की कुर्सी पे बैठ के तब उनके पास कितनी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का है। और मैं बता दूँ, ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करना और गवर्नर के तौर पर काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। देखते हैं संजय जी
इस चीज़ को भी कैसे बखूबी निभाते हैं। खैर एनी हाउ मार्केट्स पे लौट आते हैं। मैंने एक चार्ट आपके स्क्रीन पर रखा, मैं निफ्टी का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, मैंने आपको वही बरमूडा ट्रायंगल दिखाया, उसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद का किसी तरह का खास बड़ा मूवमेंट आ नहीं रहा, मार्केट को फॉलो बाइंग की कमी है। ये फॉलो बाइंग मार्केट्स के अंदर एब्सेंट है, इसलिए मार्केट रेंज में काम करेगा। ये वही चार्ट है, ये आप वो देख पा रहे हैं, ये दोनों कैंडल्स रेड बनी और यहाँ पे एक स्पिन टॉप बना, दोनों कैंडल्स रेड होंगी। ये एक सपोर्ट एरिया है जो कि 24,350 400 का एरिया है, जो मैंने ग्रीन लाइन आपके लिए डाली है। और अगर चलेगा तो मार्केट जा सकता है आपका 25,000 और इसके भी ऊपर जा सकता है अगर चलने पे आया तो। फिलहाल तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है और शायद इसी लाइन के आसपास, जिस पे मैं अभी आपको ये कर्सर घुमा रहा हूँ, इसी लाइन के आसपास ही मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। लेवल्स अच्छे से आपको पता लगेंगे होंगे, 24,300 400 का सपोर्ट है, 24,800 का रेजिस्टेंस है। ये पहले 24 से 24,400 हुआ करती थी, रेंज शिफ्ट होगी 400 पॉइंट के ऊपर की, अब 24,400 से 24,800 की शिफ्ट हो गई है। अब आप इसी के बीच में चर्निंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज भी, कल भी किया था, आज भी करेंगे, कल भी हो सकता है करें, तो फिर अगले 3 से 4 दिन ऐसा होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी मैं वजह बताता हूँ। मार्केट में जो रोल ओवर फिगर आया, यानी कि जो ट्रांसफ़र आया, उससे शॉर्ट कवरिंग भी आई। शॉर्ट कवरिंग ने अपना काम कर दिया, लेकिन फॉलो बाइंग चाहिए। आपको रोज़ खाना खाने की आदत है, मैंने 10 दिन तो खाना खिला दिया आपको, लेकिन 11वें दिन खाना आपने फिर से मांगा, कहाँ से खिलाऊंगा? मेरे पास तो खाना ख़त्म हो गया, क्योंकि जो खाना बैक पड़ा था वो मैंने सारा खर्च कर दिया। फिर आपको नया खाने की रिक्वायरमेंट। मार्केट इज़ फ्यूचर ईटिंग, उसको तो रोज़ ईटिंग चाहिए, उसको रोज़ पॉइंट चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए, हर एक घंटे हर एक क्षण चाहिए। आपको ये फीडिंग करनी ही होगी। अगर आपके पास फीडिंग नहीं है तो बाज़ार साइडवेज हो जाएगा, या तो जहाँ खड़ा है वहाँ से हिलने डुलने लगेगा। तो फिलहाल अभी थोड़ा साइडवेज लग रहा है मार्केट, और पूरी तरह से रेंज के अंदर मार्केट अभी लग रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ना तो ओपन इंटरेस्ट में मेरे को कोई मेजर चेंजेस दिखा, ना प्रीमियम्स में, ना ही एफआईज की होल्डिंग में, ना ही विक्स में, ना ही किसी और पॉइंट्स में। तो इसलिए मेरे लिए आज का दिन पूरी तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन का है, और मैं उसी रेंज के अंदर काम करूंगा जो भी सामने आपके छप के आई है। 24,400 500 का एक सपोर्ट एरिया, 24,800 का रेजिस्टेंस है। कल सृष्टि ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, डिप और राइज। मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, या तो डिप लाओ या तो राइज करो। राइज करोगे तो बेचेंगे, डिप लाएंगे तो खरीदेंगे। तो डिप और राइज होना बहुत ज़रूरी है। और एक वर्ड अभी आपने खुद से इस्तेमाल किया, वेट एंड वॉच। तो मैं उसी वेट एंड वॉच और उसी डिप और उसी राइज को खोज रहा हूँ, मिल जाएगा तो आपके सामने ले आऊँगा। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी 50 पे। पर डिम्पी, क्या ये खोज जारी है निफ्टी बैंक के लिए भी, क्योंकि कल वहाँ पे भी काफ़ी साइड मूव्स आते हुए दिखे? हाँ, ये खोज वहाँ पे भी जारी है सृष्टि। वर्जी मैं आपको बताता हूँ, 53,000 का इंडेक्स के अंदर अगर आप 100 पॉइंट इधर से उधर हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपने इसी चार्ट के अंदर 1 मिनट के लिए रखना है ये चार्ट। आप 1 मिनट के लिए इसी चार्ट को आप देखो, आपको पता लग जाएगा जहाँ से शुरू किया, हाई बनाया, वहीं पे आप वापस आ गए। 100 पॉइंट इधर उधर, वो तो क्लोजिंग बेसिस का था, क्लोज टू क्लोज मैटर होता है, इसलिए 100 पॉइंट है। एथिकली दिन भर में भी कल कुछ नहीं हुआ। आप बोलेंगे हम अति होशियार हैं, हमने दिन भर में स्विंग ट्रेडिंग का काम किया है। तो बॉस, बैंक निफ्टी ने स्विंग ट्रेड भी ज़्यादा नहीं किया। आप फालतू में फंस ना जाना कहीं स्विंग ट्रेड के चक्कर में, पता लगे 100 रुपये कमाने गए थे और 500 रुपये दे के आ गए। तो इस तरह से भी ना करो। और दूसरा, ऑप्शंस वालों के लिए हमने कल भी बात बताई थी, आज मैं फिर से बता देता हूँ। आप एक हिंदी का वर्ड को अच्छे से पकड़ लो, और है गलत वर्ड, लेकिन क्या करें, मार्केट का हिस्सा है, उसी वर्ड का जमकर इस्तेमाल करना चाहिए। वो है मौका फरस्त। ऑप्शन ट्रेडर्स को मौका फरस्त होना चाहिए। मौका देख के अंदर आए, मौका देख के बाहर निकल जाएं, उनकी अपना भी इंटेलिजेंस काम करे। ऐसा नहीं, क्योंकि वो लेवल्स इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं कि जब तक आप उसको समझेंगे समझाएंगे तब तक तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शंस वाले ड्यू डिलिजेंस करके आए, पढ़ाई करके आए। नहीं पढ़ के आए तो सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लें। सॉफ्टवेयर्स की हेल्प नहीं ले सकते तो फिर थोड़ा दूर रहे उससे। और यही बात, जो 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं ना, उस 9 लोगों का भी सैंपल सर्वे करोगे ना, तो फ्यूचर्स में लोग कम पैसा गंवाएंगे, ऑप्शंस में पैसा गंवाएंगे। ऑप्शंस डिप्लीट होती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, फ्यूचर्स थोड़ी गलेगा। आज मैंने मान लो 24,800 का कोई फ्यूचर ले रखा है, कहाँ गल रहा है? मैं तो रोल ओवर करता जा रहा हूँ, कहाँ गला? एक नए दिन तो आएगा ही ना भाई, 24,800 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस नहीं आएगी। ऑप्शंस का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ऑप्शंस वाले थोड़ा सा सावधान रहे। और मेरे को लग रहा है आज का दिन भी चर्निंग के नाम रहेगा, बहुत महीन चर्निंग होगी। कल भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, आज फिर से कर रहा हूँ, बहुत महीन चर्निंग होगी। और इसी महीन चर्निंग के बीच बीच में आप कहीं फंस ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको देख के काम करना चाहिए। मैं रेंज इसकी बता देता हूँ, क्योंकि आप 53,300 के ऊपर थोड़ा बंद हुए हैं,
तो 53,300, 53,000 की पूरी रेंज एक सपोर्ट वाली रेंज है। ऊपर जाते समय 53,500, फिर 53,800 के रेजिस्टेंस है। मिस्टर गवर्नर के आने से क्या बैंक निफ्टी पर असर पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा। मिस्टर गवर्नर का नाम घोषित होने से बैंक निफ्टी पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके काम करने का असर जरूर पड़ेगा। तो काम करना और नाम भरना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने कई बार कहा कि वो सरकारी महकमे से आए हैं, सरकार से अच्छा तालमेल है। मैं उम्मीद करता हूँ मिस्टर गवर्नर के तौर पर जो वो काम करेंगे तो बढ़िया काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनके नाम घोषित होने से ही बैंक निफ्टी का रॉकेट हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है, और ना ही वो डाटा भी बता रहा है। तो ये कुल मिला के सारी रेंज है। 4 शेयर F&O बैन के अंदर है। मैं उनके नाम बता देता हूँ। पीवीआर आयनएक्स भी आज फिर से बैन में है, थोड़ा देख के काम कीजिएगा बस, और सारे डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी, माफ़ कीजिए, सुनील सुब्रमण्यम इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। मेरे को एकदम से पुराना याद आ गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बार मैंने इंटरव्यू किया था, उस समय राम मंदिर बना नहीं था। सुनील सर नमस्कार। उस समय ना राम मंदिर बना नहीं था। तब मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे सिंपल सा पूछा, मैं क्या हम अपनी आंखों के सामने राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल देखोगे, और आप 2025 से पहले पहले देखोगे। तो अब उनकी बात बिल्कुल सच हुई। तो खैर मेरे को एकदम से वो याद आ गए। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर गवर्नर का जो नाम आया है संजय जी का, संजय मल्होत्रा जी का नाम, अभी अभिषेक जी बता रहे थे उनके बारे में कि ये है ये है ये है, सब है, उस सरकार के साथ है। मेरा तो एक ही पॉइंट है सर, जब तक काम नहीं होगा पता कैसे लगेगा? उर्जित पटेल भी सरकार के ही आदमी, सरकार ने ही उनको अच्छे से अपॉइंट किया था। वो तो पढ़ते थे, पढ़ाई करके आए थे, इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तालमेल का। ये बखूबी शक्तिकांता दास जी का रोल अपना लेंगे, उनसे भी अच्छा रोल अपना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उम्मीद यही है, क्योंकि कारण इसका मैं बताता हूँ। एक, ये बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, यानी आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस का सीट मिलना, इंडिया में खाली 30 सीट हर साल खुलते हैं आईआईटी कानपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें इनको मिला तो इनकी इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन ना करे। प्रिंसटन में जाके एमबीए भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, एक वो है। सेकंड, उसकी उनकी सोच ये है कि ढेर सारे एमएनसी कंपनियां आ चुके होंगे उनको कैंपस में और करोड़ की सैलरी देते होंगे, फिर भी उन्होंने चुना कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में आईएएस में दाखिल दूंगा, उसके एग्जाम को भी पास करके आईएएस ऑफिसर बने। यानी इनकी एक देश की जो एक सेवा करने की सोच, ये इसी से हमें पता लग जाता है। तो एक वो बात अलग रखिए। सेकंड, इनकी एक्सपीरियंस भी देखें आप कि गवर्नमेंट में आज रेवेन्यू सेक्रेटरी है, उसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ टाइम बिताया। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी को मैनेज करके वो दो चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस, और करेंसी का भी एक बैलेंस बिटवीन अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। क्या है कि ये टूल्स आरबीआई के हाथ में होते हैं, मगर वो पूरे नहीं होते हैं। माने एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिस्कल पॉलिसी को भी हाथ देना जरूरी है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट में उसी क्षेत्र में काम किया है, इनकी जो जानकारी, नॉलेज जो होगी कि फिस्कल साइड से क्या सपोर्ट मिल सकता है ताकि आरबीआई अपना काम अच्छा करे, ये उनके पास होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज। सेकंड चीज आप याद रखिए कि जो मिनिस्टर लोगों ने भी रेट कट का एक ऐलान किया था, कि पूछा था, राइट, आई थिंक निर्मला जी ने भी और धर्मेंद्र जी ने भी, सब मिनिस्टर्स ने पूछा कि रेट कट चाहिए, रेट कट चाहिए। फिर भी शक्तिकांता दास जी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बाहर, याद रखिए, दो आउटसाइड के मेंबर्स जो है कमेटी में, वो रेट कट के फेवर में थे। फिर भी शायद जो भी उधर बैठक में चर्चा हुई, उसके कारण सीआरआर कट होगा, रेट कट का कुछ दिनों से भी मांग थी, नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्होत्रा जी के आने से इमीडिएटली रेट कट होगा, बट एटलीस्ट एक गवर्नमेंट की ओर से जो सोच है, एक फिस्कल पॉलिसी का जो क्या ये होता है, और ये तालमेल दोनों को मिलकर करने की बात। क्यों आज देखिए ना, इतने आरबीआई ने कंट्रोल में रखा है इंटरेस्ट रेट को, फिर भी इन्फ्लेशन नहीं घट रही है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई साइड का इश्यू है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो ये दोनों का तालमेल इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचता हूँ कि इनकी जो एक नॉलेज और जानकारी जो गवर्नमेंट की ओर से, फिस्कल की ओर से जो आएगी, उसके कारण एक होलिस्टिक अप्रोच बन सकता है। मैं ये नहीं कि शक्तिकांत दास का होलिस्टिक अप्रोच नहीं था, नहीं, मगर फिर भी क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी को देखकर उसके बेसिस पे उन्होंने नोट्स किया होगा। मेरा मानना है कि ये एक अच्छी खबर है कि
वो एक फ्रेश लुक से इस होल स्थिति को देखेंगे। और क्या रेट कट होगा या नहीं होगा, हम फरवरी तक तो हमें इंतजार करना Done. होगा। उसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी सोच को बाहर निकालते हैं, तब कुछ डायरेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो सरकार के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर है, एक गवर्नर के बाद दूसरे अच्छे गवर्नर की पोस्टिंग हो रही है ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी CRR कट हुआ है, मेरे को लगता नहीं बहुत जल्दी फैसला होगा, बट हाँ इस तरफ हम ज़रूर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। किरण जानी है, रचना वैद्य हैं, वैशाली पारिक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली, आपसे शुरू करें। पहले आप अपने जरा शेयर्स बता दोगे आज के, आपके शेयर्स कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो यस, मैंने शेयर्स जो चूज करे हैं, एक तो है एडवांस एंजाइम, एक अच्छा सा मूव आके करेक्शन में और एक राउंडिंग बॉटम हुई है, और कल एक अच्छा सा वॉल्यूम भी हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये लेवल पे मुझे ये स्टॉक सही लग रहा है, इवन एज अ पोजिशनल ट्रेड। सो एडवांस एंजाइम रहेगा 387, स्टॉप लॉस रहेगा 370 और टारगेट रहेगा 410। दूसरा है वो मिधानी, कल वो भी एक स्टॉक मोमेंटम में आया था। सो 380 के स्टॉप लॉस के साथ 410 उसका भी टारगेट रहेगा। ठीक है, ये दो शेयर, अच्छा दोनों के टारगेट 410, गजब है। मिधानी के भी टारगेट 410 और एडवांस्ड एंजाइम के भी टारगेट 410 के दो शेयर। चलिए, याद करने में दिक्कत नहीं होगी कि टारगेट क्या है दोनों शेयरों का। दो के दो बाई कॉल्स ये हो गए वैशाली जी की तरफ से। अब चलेंगे रचना जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे, क्या खरीदना है आज मैम? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से भी बाय कॉल्स रहेंगे, दोनों बाय कॉल्स रहेंगे। एक VDL के फ्यूचर्स में रहेगा और एक अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में रहेगा। पहले अगर अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें, कल यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर फ्यूचर्स को बाय करा जाए एंड 7170 का एसएल लगाया जाए तो अपसाइड पे हमारा टारगेट रह सकता है इसमें 7300 तक का। मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि ये सपोर्ट से आज ऊपर जाना चाहिए। और दूसरा जो है दैट इज VDL के फ्यूचर्स को हम बाय करेंगे। और यहाँ पे भी कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद लास्ट आवर्स में आप जाने की कोशिश करी है स्टॉक ने। तो अगर इसमें 493 का एसएल होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है 510। ऑल राइट, तो दो काउंटर्स रचना जी की तरफ से यहाँ पर रखते हैं नज़र। अपोलो हॉस्पिटल साथ ही वेदांता, इन्होंने दोनों पे ही बाय कॉल दी है। पर अब किरण जी, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके कौन से स्टॉक्स हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारी तरफ से दो कॉल है, दोनों बाई की तरफ है। पहला जो स्टॉक है वो PSU स्टॉक्स में से कंटेनर कॉर्प रहेगा। अगर आप कॉनकोर का चार्ट देखोगे तो काफी समय से एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब कहीं पे आप देख रहे हो कि डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक में प्राइस मूवमेंट देखने को मिला था। क्लियर कट ये एक लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो कॉनकोर हम करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डीप आता है 850 तक तो लॉन्ग करेंगे। एक दो दिन में आप 884 तक के टारगेट देख सकते हो। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 834 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो कंटेनर कॉर्प हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो फार्मा में से। फार्मा में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक डिवाइडेड परफॉर्मेंस है, लेकिन जो लार्ज कैप फार्मा है वहां पे एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि सन फार्मा में भी एक अच्छा खासा मूव था लोअर लेवल के आसपास है। सो डॉक्टर रेड्डी हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफी समय से अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे था, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो डॉक्टर रेड्डी 1270 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक दो दिन में आप 1310 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 1250 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डी हमारा पहला दूसरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। तो कॉनकोर एंड डॉक्टर रेड्डी दोनों में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, कॉनकोर रेलवे से हो गया। और कल हमने हालांकि देखा कि फार्मा में और FMCG में कमजोरी रही, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई, उस पर आप भरोसा कीजिए। आज इसमें बाइंग की कॉल है किरण जी की तरफ से। दो शेयर हो गए बाई के, किरण जानी के। ठीक है, ये आपके लिए सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल्स हो गए। थोड़ी देर में हम खबरों वाले शेयर लेकर आएंगे, तमाम ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन सुनील सर, आपके पास में फिर से आऊंगा। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर ये बताइए कि चाइना में जो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस में जो बदलाव किया गया है, इसको आप, ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे फिर से जुड़ेंगे सुनील सर तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल
तेज़ हमने बिकवाली देखी, जो भी कंज्यूमर वाले जो शेयर थे, टाटा कंज्यूमर, HUL या फिर नेस्ले ब्रिटानिया, ITC, तमाम शेयर कमज़ोर रहे। गोदरेज कंज्यूमर तो बाकायदा 10% टूटकर वायदा का सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर ये रहा। रचना जी, कहीं और आप डैमेज देख रही हैं अभी कंजम्पशन बास्केट में, या फिर एक बार आज बाजार खुलने दें, स्टॉक्स में रिएक्शन आने दें, उसके बाद कहीं कुछ नज़र डालेंगे? जी, जहाँ तक एफएमसीजी कंजम्पशन वगैरह की बात है तो इसमें मुझे ट्रेंड हर जगह नेगेटिव ही नजर आ रहा है और यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी साइन नहीं दिखी है जहाँ पे हमें ये लगे कि जो गिरावट कितने टाइम से चली है वो अभी कहीं थमेगी या रुकेगी। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद भी, इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद भी फिर से नए लोज बनाने की कोशिश में कल लगा था, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो इस तरीके से दूसरे भी एफएमसीजी नाम वगैरह में नेगेटिविटी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड रहेंगे ये स्टॉक्स, या तो जो लोग फ्यूचर्स में प्ले करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए डाउनसाइड पे अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। अपसाइड के लिए दीज आर अवॉइड नेम्स। अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये टर्न करे अपसाइड पे। साइड के लिए अवॉइड करना है, लेकिन क्या शॉर्ट के लिए कहीं कुछ प्ले करना है, ये आगे हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज खबरों के दम पर आपका फोकस कहां पर रहना चाहिए। स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर आपके लिए एक्शन वाले शेयर चुनकर हमारे सहयोगी शरद दुबे रोज की तरह आज भी जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज फोकस कहां पर रहेगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया पे नज़र रहेगी। यहाँ पे जो है कंपनी ने अनाउंस की है फंड रेज, लगभग 1980 करोड़ रुपए का जो ये टोटल फंड रेज रहेगा, प्रेफरेंशियल बेसिस के द्वारा होगा और ये प्रमोटर्स को मिलने वाला है। ये जो प्रेफरेंशियल प्राइस है वो देखिए 11 रुपये लगभग 28 पैसे प्रति शेयर, यानी कि ऑलमोस्ट 40% प्रीमियम पे जो है ये प्रेफरेंस आ रहा है। ऑफकोर्स इसका जो एक लैग इफेक्ट है या कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है, इंडस टावर्स को भी आ सकता है, जहाँ पे उनके डेट रीपेमेंट को लेके और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मैंडेटरी डोमेस्टिक सोर्सिंग होती है सेल मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो लागू हो जाएगी 1 जून 2026 से। ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो टाटा पावर के लिए है। हमारा एक स्मॉल कैप कंपनी है ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। यहाँ पे इनको जो है $15 मिलियन का जो है ऑर्डर आया है MDM सॉल्यूशंस के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। MDM सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और कंपनी जो है इस प्रोडक्ट में डील करती है जहाँ पे मैनेज करती हैं बायोमेडिकल डिवाइसेस। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी नज़र रहेगी। बड़ी एक्विजिशन है, 100% स्टेक एक्वायर करेंगे कोर डायग्नोस्टिक्स में और टोटल वैल्यू जो है 247 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। अब ये जो पेमेंट आने वाली है ये कैश के ज़रिए भी रहेगा और इक्विटी शेयर स्वैप के लिए रहेगा। और डील देखा जाए तो 2.2 टाइम्स अपने FY24 के प्राइस टू सेल्स रेशियो में है, यानी कि लार्जली इनलाइन है अगर हम बात करेंगे। और ओवरऑल जो है कंपनी की जो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन रहेगी, इसके कारण जो कैंसर सेगमेंट है उसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ पे जो है काम होगा और नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में फोकस रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लेते हैं। लगभग 630 करोड़ रुपए का जो है इनको ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर जो है आकाश मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस और बहुत सारे गन्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एट्सेट्रा के ओवरऑल ऑर्डर्स देखने मिले हैं। तो न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। IRB इंफ्रा डेवलपर्स की भी बात करें तो नवंबर के जो टोल कलेक्शन आए हैं यहाँ पे देखें तो लगभग 23% का ग्रोथ साल दर साल देखने मिला है। स्टॉक के लिए पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। नवंबर की जो है लाइफ इंश्योरेंस की डेटा है और यहाँ पे ऑफकोर्स हमने देखा कि LIC के आंकड़े कम आए, लेकिन ICICI प्रू के आंकड़े जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखने मिले हैं। नवंबर में उनका 28% एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट का जो ग्रोथ होता है उन्होंने दर्ज किया। मार्केट शेयर में भी जो इनके जो बेसिस पॉइंट्स है उसमें भी बढ़ोतरी आई है लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का। अगर इस पूरे साल को देखें तो इस वित्त साल में करेंटली, और इसके अलावा जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके नेगेटिव डी ग्रोथ जो है हमें देखने मिले हैं। सिंजीन हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा। यहाँ पे जो है बाइकॉन जो है उनके प्रमोटर लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए आज, जिसका वैल्यू 660 करोड़ रुपए का है और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 825 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो CDMO स्टॉक्स है, कल हमने भारी करेक्शन भी देखी थी। जो बायो सिक्योर एक्ट का जो है तो इम्प्लीमेंटेशन जो है भारत को नहीं एप्लीकेबल होगा उसके लिए, लेकिन याद रखिए बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज जो हैं अभी भी बहुत बुलिश हो चुके हैं अगर CDMO की बात करें, और बहुत सारे कंपनीज भी जो है CDMO के एक्सपेंशंस कर रहे हैं और जो है करार किए जा रहे हैं, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। ठीक है,
तो आखिर में सिंजीन वाली खबर थी और ब्लॉक डील के जरिए उसमें बायोकॉन बेच रही है करीब 2% हिस्सा 660 करोड़ में सिंजीन के शेयर में, और बायोकॉन दोनों शेयर में कल हमने कमजोरी देखी थी। सिंजीन तो बाकायदा 5.5% गिर के बंद हुआ था। शरद, बहुत शुक्रिया। हालांकि आप ज़्यादातर जो खबरें देखेंगे तो आज पॉजिटिव साइड की ही खबरें दिखेंगी आपको। मेट्रोपोलिस हेल्थ से शुरुआत कर लेते हैं। वैशाली जी, आपकी राय चाहिए। इन्होंने कोर डायग्नोस्टिक की कंपनी उसका अधिग्रहण किया है 247 करोड़ की, 250 करोड़ रुपए के आसपास की डील है। बहुत बड़ी कोई डील नहीं है, लेकिन यह है कि एडवांस कैंसर टेस्टिंग क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, ये क्रूशियल है। पूर्वी और उत्तरी भारत में कंपनी की रीच बढ़ाने में भी ये डील मददगार होगी। कल हमने 3% के आसपास की तेजी देखी है मेट्रोपोलिस हेल्थ के शेयर में। आप क्या टारगेट आप देख रही हैं और क्या करना चाहिए मैम, खरीदारी करनी है इसमें? तो मेट्रोपोलिस कल एक अच्छी सी बुलिश कैंडल हुई है और कमिंग अबाउ द क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज। सो नियर टर्म रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं वो 2202 का है। एक बार इसके ऊपर क्लोज आता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक ये फर्दर हायर टारगेट्स आ सकता है 2280 के लिए। तो आई थिंक सपोर्ट रहेगा 2130 और 2280 का टारगेट। 2280 रुपए के टारगेट, फिलहाल 2190 रुपए का भाव है, तो ठीक ठाक डिसेंट टारगेट है मेट्रोपोलिस के लिए। बीएल को लेकर खबर आई है और बीएल वो शेयर है, हमने देखा कि 250 के भाव से चलते चलते अब 315 रुपए के आसपास के इसके भाव हो गए हैं। कंपनी को 634 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है आकाश मिसाइल सिस्टम के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस वाले बड़ा ऑर्डर है। गन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स ईवीएम के लिए भी ऑर्डर मिला है कंपनी को। बीएल चला हुआ शेयर है ये। इस पर रचना जी आपका व्यू चाहिए, कितना और चलेगा शेयर ये, और क्या ये लेवल ठीक है खरीदारी करने के लिए? जी, ये लेवल ठीक है खरीदारी करने के लिए, प्रोवाइडेड ये काउंटर 308 का स्टॉप लॉस होल्ड करता है। तो अच्छा खासा कंट्रोल रिस्क है यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो। पिछले 4 दिन से स्टॉक ने कंसोलिडेशन के अलावा कुछ नहीं करा है, तो यहाँ पे एक अपमूव आने के पॉसिबिलिटीज रहते हैं। शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट होता है 322 का और 330 का, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई इसमें प्ले करना चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी पोजीशन बनाने के चांसेस है, जिसके टारगेट रह सकते हैं 350 एंड 360। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स आपको रचना मैम, विशाल पारेख, किरण जानी आपको दे रहे हैं। विशाली मैम, आपका जो शेयर है आज मिधानी का, इसको खुलते प्लस कर लें क्या? मिश्रित धातु खुलते प्लस कर लूँ क्या? क्योंकि ये तो फिर 400 में मिलेगा अगर नहीं प्लस किया तो जल्दी। आई थिंक मुझे लग रहा है जिस तरह से कल वॉल्यूम हुआ है और मोमेंटम आया है तो आई थिंक ले सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट द बिगिनिंग। स्टॉप लॉस रहेगा इसका एक्चुअली 372, तो थोड़ा अगर डिप आए तो बेटर रहेगा, बट टारगेट भी आ रहा है वो है अराउंड 410 420। सो रिस्क रिवॉर्ड को नजरअंदाज में रख के फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है। एक्चुअली मैंने मिधानी इसलिए भी दिखाता हूँ, मैं आपको ज़रा दिखाई देता हूँ मैंने क्यों इसको देखा, और मैं कह रहा था कि इसको खुलते ले लूँ। ये जरा आप एवरेजेस देखिएगा, एक बार ज़रा मेरा चार्ट दिखाना है मिधानी का। एक ही शेयर को पकड़ो बट अच्छे से पकड़ो, उसको समझ से अच्छे पकड़ो। अब ये देखो क्या बढ़िया मूवमेंट है इसके अंदर, और क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक इसके अंदर आया हुआ है, और बिल्कुल ही ब्रेकआउट वाला मामला बन रहा है। यहाँ पे बनाना है तो एक नई लीग के अंदर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा डाइवर्जेंस इसका ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा डाइवर्जेंस इसका ख़त्म हो जाएगा, और ये नए ब्रेकआउट ऑलरेडी कर भी चुका है, और उसके बाद एक नया बड़ा मूव मार्केट के लिए तैयार कर देगा। तो थोड़ा आप अलग अलग स्टॉक्स पे स्पेसिफिक होके ध्यान रखिएगा। हटाइए एक बार इसको, मिधानी को हटा दीजिए। अब ज़रा कुछ और शेयर्स पे आते हैं जिन पे कल अच्छी पोजीशंस मार्केट के अंदर बनी थी, और क्या आज भी चल सकता है क्या वो शेयर्स। कल्याण जी ज्वेलर्स, ये नया F&O का पार्टिसिपेंट है। कई बार अच्छा भी लगता है इस तरह के शेयर्स देख के, डर भी लगता है कि पहली बार आ रहे हैं, इतना ह्यूज बिल्डअप, इतना प्राइस एक्शन लेके आ रहे हैं, कहीं फंस ना जाएं। विशाली, आप किरण एक बार आप जरा चेक करेंगे। किरण सर, कल्याण जी ज्वेलर्स 5% ऊपर कल बंद हुआ। कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तो 23 सितंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई 785 के आसपास लगाया था। उसके बाद एक करेक्शन आया, 633 तक गया, लेकिन एक राउंडिंग बॉटम डेफिनेटली हम उसको कंटिन्यू पैटर्न की तरह कंसीडर कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हम कंसीडर कर सकते हैं। 740 750 के आसपास का ये ब्रेकआउट है, तो जिस तरह का ब्रेकआउट है चांसेस है हम 800 820 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 775 तक आ चुका है। तो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी डिप आता है तो डिप में हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे।
जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 750 का मेंटेन करना है। अगर 750 के नीचे नहीं जाएगा तो चांसेस हम 820 तक के लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए लेवल्स भी हो गए हैं, सब कुछ हम बकायदा स्टैंपिंग भी कर रहे हैं, आप उसको देखते जाइएगा। रचना मैम एक जरा एक शेयर चेक करना, उस शेयर का नाम है ग्रीव्स कॉटन। ये टिपिकली एक बढ़िया ब्रेकआउट भी है असेंडिंग लाइन पे, आप देखेंगे तो चल सकता है क्या? और ग्रीव्स कॉटन जी, जहाँ तक ग्रीव्स कॉटन की बात है, ये काउंटर ने कल तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा अब अनफेवरेबल हो जाता है, लेकिन अगर डिप आती है 210 के आसपास तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बनता है। इन दैट केस फिर 207 के एसएल के साथ यहाँ पे फ्रेश एंट्री करी जा सकती है और टारगेट रह सकता है 220 का, बट बाइंग शुड बी डन ऑन अ डिप। ओके ठीक है, थोड़े से डिप में आप कह रहे हो इसके अंदर थोड़ा बाय करना चाहिए। ठीक है, एक दो शेयर मैंने और भी निकाले हैं। ये बजाज ऑटो में और कितनी गिरावट है वैशाली में, एक बार ज़रा चेक करना। ये तो बैक टू बैक वीक है और अब पुल बैक नहीं दे रहा है, इसकी प्रॉब्लम पुल बैक की होगी अब। तो एक ही मिनट है, बजाज ऑटो में हम देख रहे हैं एक्चुअली मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन हो चुका है। आई डोंट सी इतनी ज्यादा डाउनसाइड है। 8650 का जो सपोर्ट है, आई थिंक वो सपोर्ट एक इंटैक्ट रहना चाहिए और ये लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। एक बार ये स्टॉक 9300 के ऊपर जाता है तो फिर एक ट्रेंड में आएगा। सो 8650 का सपोर्ट और 9300 का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नीचे आप देख पा रहे होंगे ना, नवंबर एक्सपोर्ट्स का चाइना का ट्रेड डाटा आया है और यहाँ पे नंबर थोड़े से डिस्टर्बिंग है। वैसे मैं बाय द वे मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके इंपोर्ट के अंदर बढ़ोतरी हुई, एक्सपोर्ट्स के अंदर थोड़ा नुकसान है और थोड़ा अनुमान से कम उनका एक्सपोर्ट्स भी हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अनुमान था 8.7 का और 6.7 हुआ है। तो उन ये है चाइना का डाटा, हाँ इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। बट आपको पता है ना कि चाइना का भी डाटा अगर ख़राब होता है तो पूरे एशिया का मूड बिगाड़ता है। तो फिलहाल ये नंबर्स आए तो मेरे को लग रहा है पहले 5-7 मिनट इसके नाम पे भी आप मार्केट में नाम मत लेना कुछ भी। तो ज़रूरी नहीं है, वैसे ही अगर नहीं भी आता ना तब भी आपको नहीं लेना चाहिए था पहले 5-7 मिनट। और अभी 5-7 मिनट तो कंपलसरी छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका भी डाटा का भी इम्पैक्ट हम जितना भी कैलकुलेट होगा एक बार आपके सामने करके रख देंगे। एक और शेयर है, ज़रा वो पता कर लेता हूँ, वो है विशाली मैम आपसे पता करते हैं टाटा मोटर्स का। ये पूरा फॉल उसका कंप्लीट हो गया, अब चलना वापस शुरू कर रहा है। ये वापस से बड़ा मूव दे सकता है टाटा मोटर्स, जिन्होंने पहली बार मिस किया है अब सेकंड बार अप्लाई करें इसके अंदर, क्या अभी थोड़ा रुकना है? तो टाटा मोटर्स एक्चुअली मैं कहूँगी यस, जो फ्राइडे को जो एक कैंडल बनी थी उससे काफी एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, बट कल हमने देखा वो मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है। सो फिलहाल मैं कहूँगी 770 का सपोर्ट रहेगा और एक बार ये स्टॉक 818, 820 के ऊपर जाता है तो एक ट्रेंड बन सकता है फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 845 to 860 टू स्टार्ट विद। तो 770 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है और कन्विक्शन ज्यादा आएगा अबाव 820। ठीक है, डन। तो टाटा मोटर्स का ये चार्ट अभी हमने आपके लिए स्क्रीन पर डाल दिया ताकि आप एक कंसोलिडेशन देख पाएँ। और ये पूरा फॉल था, देख रहे हैं कैसे टूटा है शेयर, और फॉल के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो चुका है। प्रोसेस जारी है, अगर पुल बैक मिला तो बढ़िया मिलेगा। ये ग्रीन कलर की लाइन येलो कलर की लाइन के ऊपर भी जाएगा ये शेयर। तो आप चाहें तो एक बार जैसे विशाली मैम कह रही हैं कि धीरे धीरे एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कहां पर आई हैं, कहां पे दिख सकता है एक्शन, और ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे सहयोगी जिने जुड़ चुके हैं। जिने गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर है रिपोर्ट्स? जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ब्रोकरेजेस नोट्स आज काफ़ी सारे देखने मिल रहे हैं। पहले शुरुआत करेंगे आईटी इंडस्ट्री से। HSBC की रिपोर्ट है, उनका मानना है कि आईटी इंडस्ट्री जो है आगे FY26 में 6 to 7% का ग्रोथ दिखा सकता है वर्सेस 3 to 4% ग्रोथ जो हमें लास्ट 2 ईयर्स में देखने मिला है। और ये जो ग्रोथ है वो US मार्केट्स की रिकवरी वो ये ग्रोथ है बेसिकली लीड करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने हाईलाइट भी किया है सर्टन हेडविंड्स जो कि GCC सेंटर्स से देखने मिल सकते हैं, और जनरेटिव AI ये भी एक पोटेंशियल अनसर्टनिटी बन सकता है इंडस्ट्री के लिए। बट इसके अलावा उनके 3 जो टॉप प्रेफर पिक्स है आईटी स्पेस में वो है इन्फोसिस, LTI Mindtree, HCL टेक और एम्फसिस। उन्होंने अपग्रेड किया इन्फोसिस और LTI Mindtree को, वहीं HCL पर उन्होंने एक मेंटेन रेटिंग होल्ड की मेंटेन रेटिंग बरकरार रखी है।
इसके अलावा ONGC फोकस में रहेगा। HSBC की रिपोर्ट है, उन्होंने रिड्यूस रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 215 रुपये। जो डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है प्रोडक्शन में वो एक की कंसर्न है। उसके अलावा जो प्राइस कट किया उन्होंने बेसिकली एक लोअर ऑयल कंजम्पशन या अजम्पशंस के वजह से एक प्राइस कट हमें देखने मिला है। इसके अलावा जो रिमूवल देखने मिला था विंडफॉल टैक्स में, और जो गैस प्राइसिंग पॉलिसी भी सपोर्ट जो नई आई है उनसे उन्हें कंपनी पे एक लिमिटेड असर या एक लिमिटेड इम्पैक्ट देखने मिलता है। इसके अलावा डिविस लेबोरेटरीज फोकस में रहेगा। सिटी की रिपोर्ट है बाय रेटिंग मेंटेन रखी है और जो टारगेट प्राइस है वो है 6850 का। बायोसिक्योर एक्ट जो है वो एक डिले होता हुआ नज़र आया है, बट उनका मानना है कि अगले लेजिस्लेशन में ये पास होता हुआ नज़र आ सकता है और कंपनीज अपने पार्टनर्स को ऐड करना जारी रखेंगी। उसके अलावा अगर कोई भी शार्प करेक्शन नज़र आती है कोई भी कंपनीज़ में, तो उन्हें एक एनहेंस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ये नज़र आती है। उसके अलावा डिविस की अगर पाइपलाइन देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्हें नज़र आती है और मल्टीपल कैटलिस्ट ग्रोथ कैटलिस्ट नज़र आते हैं, तो डिविस लेबोरेटरीज डेफिनेटली फोकस में रहेगा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे जेफरीज की रिपोर्ट है बाय रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 3750 का। H2 में हमें H1 से ज़्यादा लॉन्चेस देखने मिल सकते हैं और जो FY25 का प्री सेल्स ऑर्डर बुक रेशियो या फिर जो ग्रोथ है वो 30% से ज़्यादा हमें देखने मिल सकती है। अराउंड 30,000 करोड़ प्लस का ये अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी 17 टाइम्स पी पर ट्रेड करती है। उनका मानना है कि ये मल्टीपल्स आगे चलकर इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ उनका टोटल प्रॉपर्टी स्पेस में, रियल एस्टेट स्पेस में एक टॉप पिक बना रहेगा। इसके अलावा स्विगी, इस पर CLSA की इनिशिएशन रिपोर्ट आई है। टारगेट प्राइस है 708 और उन्होंने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया। उनका मानना है कि स्विगी जो एग्जीक्यूशन कर रहा है उससे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा जो इंडियन क्विक कॉमर्स मार्केट है उन्हें FY24 से FY27 में ये 6 टाइम्स बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, तो काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक है उनका इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्रीज पे। हालांकि जोमेटो की कंपेयर में उनका मानना है कि स्विगी थोड़ा सा लैग करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जो भी गैप दिख रहा है प्राइस में वो उन्हें नैरो होता हुआ ज़रूर नज़र आता है। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें ये पूरी लिस्ट में बताने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आई हैं रिपोर्ट्स पर। आज स्विगी पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। स्विगी ने पे देखिए CLSA ने कवरेज की शुरुआत की है और क्या ज़बरदस्त टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा स्तर से देखें तो अभी भी 30% की अपसाइड जो की गुंजाइश बता रहे हैं CLSA। एक बार किरण जी आपसे समझना चाहेंगे कि वॉल्यूम्स के दम पर आपको क्या लगता है कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। हम समझते हैं कि जो चार्ट हिस्ट्री है वो काफ़ी लिमिटेड होगी, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है स्विगी और 708 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं CLSA। एक स्टॉक में ऑलरेडी मोमेंटम है, बट क्या यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और कोई टिप्पणी यहाँ पर? तो स्विगी की हम बात करें तो डेफिनेटली चार्ट्स बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं आईपीओ के अंदर कि जब भी आईपीओ वीक का हाई अगर क्रॉस करता है तो वो स्टॉक जनरली एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्विगी ने भी अपने आईपीओ वीक का हाई क्रॉस किया है, उसके बाद लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर सस्टेन है। तो जब तक ये हाई बॉटम पैटर्न नहीं टूटता है तब तक देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से अच्छी खासी तेजी एक देख सकते हैं। इमीडिएट लेवल पे अगर मैं आवरली चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो जब तक ये 490 480 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और जिस प्रकार का पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन था उसके हिसाब से अगर कोई हम प्राइस टारगेट देखें तो कहीं ना कहीं 600 620 तक के टारगेट आप देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 480 के स्टॉप लॉस के साथ। टिप्स की सलाह है 480 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखें। पर आज फार्मा काउंटर्स पे ग्लेनमार्क फार्मा पर भी खास तौर से फोकस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आया है आज सुबह ही। देखें तो ये कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो इनकी सब्सिडरी है इक्नॉस ग्लेनमार्क फार्मा, उन्होंने क्लिनिकल डेटा प्रेजेंट किया है जहाँ पर ये कंपनी पूरी रिसर्च कर रही थी माइलोमा के ट्रीटमेंट के लिए, और फर्स्ट टाइम उन्होंने फेज़ 1 स्टडी जो अपने रिसर्च सामने रखे हैं वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इस पर्टिकुलर ड्रग को। आप देखिए कई सारी उम्मीदें थी इस पर्टिकुलर सब्सिडरी से, जो कि इक्नॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन जो इनकी सब्सिडरी है, और उसको लेकर जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। एक बार वैशाली जी आपसे समझना चाहेंगे कि चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा के लिए और कौन से लेवल्स यहाँ पर अहम रहेंगे? तो एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग। ग्लेनमार्क फार्मा एक कंसोलिडेशन बैंड ही कहा जा सकता है। 1450 का सपोर्ट है, और एक बार अगर ये ट्रेंड आता है तो 1580 का एक रेजिस्टेंस है। 1580 को क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1650।
सो आई थिंक 1550 का एक हर्डल है जो क्रॉस करना आवश्यक है फॉर हायर टारगेट्स। ठीक है, 1550 का एक हर्डल जो है वो क्रॉस करना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा को, और 1450 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है ये स्टॉक, देखते हैं आज किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है इस काउंटर में। पर फार्मा स्पेस में से आज डिवीज़ लैब पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि जितने काउंटर्स थे CDMO स्पेस से, चाहे वो लॉरस लैब हो, सिंजीन हो, न्यूलिन लैब और डिवीज़ लैब, इन सभी में गिरावट हावी हुई थी, क्योंकि अब जो US बायोसिक्योर एक्ट को लेकर कुछ उम्मीदें थी वो हटती हुई नज़र आई हैं, और इनका इम्पैक्ट जो कहीं ना कहीं कंपनीज, अब इन्वेस्टर्स जो है बिल्ड इन करने की फिराक में थे, वहाँ से निराशा हाथ ज़रूर लगी है। पर सिटी का मानना है कि बायोसिक्योर एक्ट को आप हटा भी दें, इसका एक ट्रिगर हटा भी दें, कंपनी का जो पाइपलाइन है आने वाले समय के लिए, GLP-1 अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। एक बार क्विकली रचना जी आपसे समझेंगे कि डिवीज़ लैब चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है, और क्या यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं? जी, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज लुकिंग गुड, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन और गहरा सकता है। तो अगर बाइंग करनी है तो थोड़ा लोअर लेवल से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है करीब करीब 5700 के आसपास, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। अभी 5900 के आसपास है, तो यहाँ से थोड़ी गिरावट का इंतजार करें और उससे पहले बाइंग ना करें। 5700 एक ऐसा लेवल है जहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठेगा, और उसके बाद 6300 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग करी जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, अभी शॉर्ट टर्म में और भी गिरावट जो है शायद आती हुई दिख सकती है, तो मौके ढूंढे। 5700 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। पर इसके अलावा कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जो अब इंश्योरेंस का डेटा आया है उसमें जो प्राइवेट इंश्योरर्स हैं उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। SBI लाइफ की बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, मैक्स लाइफ का अच्छा प्रदर्शन रहा है, पर LIC ने निराश ज़रूर किया है ग्रोथ के टर्म्स में। पर एक बार खास तौर से किरण जी, SBI लाइफ पे आपकी राय चाहिए, क्योंकि कल भी हमने अपने एक्सपर्ट से ये स्टॉक पूछा था। इंट्राडे ने एक टाइम पे 2% से ज़्यादा के मूव ज़रूर दिखाए थे, पर कल की क्लोजिंग से क्या कुछ क्यूज मिल रहे हैं, और क्या ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है? SBI लाइफ की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से एक हार्मोनिक पैटर्न जो है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बॉटम आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट। आगे भी हमने देखा था कि 3-4 दिन के अपमूव के बाद वो फिसल आउट हो जाता था, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती थी। तो लेकिन आज के सत्र में हमें देखना रहेगा, जब तक ये 1400 का जो बेस बना है वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक चांसेस आर वेरी लेस कि यहाँ से हम फर्दर कोई करेक्शंस देखें। और इमीडिएट लेवल पे हमारा कंडीशनल बाय रहेगा। अभी हम देखें तो क्लोजिंग जो इसकी है 1470 के आसपास की है, और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इसी प्रकार के लो बन के मार्केट में एक अपस्विंग आया था, जहां 1520 1510 तक ये स्टॉक गया था। तो पहला हमारा जो बाई रहेगा वो रहेगा 1480 के ऊपर। तो आप 1480 जैसे ही क्रॉस करते हैं आप लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखना रहेगा 1520, और जैसे ही 1520 क्रॉस करेगा तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी ये ब्रेकआउट है वो कंसिडरेबल ब्रेकआउट है, और यहाँ से ट्रेंड पूरा चेंज हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ आप 1480 के ऊपर बाई कीजिए 1520 के टारगेट के लिए, और जैसे ही 1520 क्रॉस होता है उसके बाद आप यहाँ पे एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ एक छोटे टारगेट के लिए डेफिनेटली हम बाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल बाई है 1480 के ऊपर ही। पर राय SBI लाइफ पे आती हुई कि यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 1470 के पास चल रहा है, पर 1480 के ऊपर ये निकले, सस्टेन करे, तब आपको लेना है। और उसके बाद 1520 जो है टारगेट्स आएंगे, पर उसके बाद भी अगर ये स्टॉक है ऊपर जाता है तो फिर नज़रिया बदलता हुआ दिखेगा। पर आज मेटल काउंटर्स पर फोकस ज़रूर रहेगा, क्योंकि कुछ समय पहले जो हम चाइना के डेटा या फिर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे थे, कल भी थोड़ा बहुत उछाल जो है आते हुए हमने देखा। रचना जी की कॉल जो है वेदांता पर भी है, उस पर भी एक्शन देखते हैं। पर अगर हम बात करें आयरन ओर के प्राइजेस की, तो डालियन कमोडिटी एक्सचेंज पर वहाँ पर करीब 2.5% की तेज़ी है। ऐसे में जब भी भारतीय बाज़ारों से कोरिलेट करें तो NMDC जो है रिएक्ट काफ़ी करता है। एक बार वैशाली जी आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 240 के आसपास ये स्टॉक आके रुक जाता है, थम जाता है, और वहीं से करेक्शन हावी होती है। आई थिंक ये चौथी बार इसका हाल फिलहाल में रीटेस्ट है उस लेवल्स का। पर कैसे देखें, फिर से एक रेजिस्टेंस खड़ा है सामने या फिर एक ब्रेकआउट की तैयारी है?
तो आपने सही कहा एक्चुअली, ये हमारे वॉच लिस्ट में जरूर है। तो एक छोटा सा ट्रेंड जरूर बन सकता है फॉर 246 248। एक बार ये लेवल के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, देन आई थिंक इसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, एंड देन वन कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 270। तो 246 248 का लेवल्स आप देखिए जरूर, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज आपने जैसे कहा कई बार ये लेवल्स पे आके वापस रिट्रेस हो चुका है। सो अगर ये सस्टेन करता है एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, सो वन कैन बी होपफुल कि ये बार ब्रेकआउट जरूर आ सकता है। ठीक है, एनएमडीसी कल 1.25% की मजबूती इसमें रही, लेकिन दिन के निचले स्तर से अच्छे से रिकवर करके ये शेयर ऊपर आया था और 241 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग दी। 270 रुपये का टारगेट हो गया इस पर वैशाली जी की तरफ से। रचना जी, एक और जरा शेयर चेक कीजिए जो कि कल वायदा के टॉप गेनर्स में था और मेरे उस पर नजर भी थी, वो है डिलीवरी का। कल 5% की तगड़ी तेजी, डे हाई के पास ये भी शेयर बंद हुआ और जब से इसके सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आए हैं और दूसरी तिमाही में लगातार इसने मुनाफा पोस्ट किया है, शेयर थोड़ा सा स्टेबल हुआ पहले तो ऊपरी स्रोत से गिरावट के बाद, और अब 2 दिन से बैक टू बैक बड़ी तेजी हो रही है। डिलीवरी को लेकर क्या करना चाहिए? क्या ये तेजी बरकरार रखेगा शेयर मैम? देखिए, ये जो काउंटर्स जो अभी अभी आए हैं नए सेगमेंट में, इन सब में ही एक के बाद एक मूवमेंट आ रही है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ देम। यहाँ पे मोमेंटम ये दिखा रहा है कि ये काउंटर 400 की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे डिप्स पे बाइंग जरूर कर सकते हैं, और जब तक ये 360 के ऊपर रहेगा तब तक ये व्यू बरकरार रहेगा। 360 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्स पे बाइंग करके इसका 385, 395 और 410 का टारगेट बनाया जा सकता है, अगर आप मल्टीपल डेज होल्ड करने के लिए रेडी है। ठीक है, 385, 395 और 400 के ऊपर के भी टारगेट, 410 के भी लक्ष्य इसमें आ जाएंगे। बढ़िया है डिलीवरी को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवर होकर ऊपर आया है और वो है इंटरग्लोब एविएशन का, लेकिन क्या और चलेगा ये जरा समझते हैं। वैशाली मैम, क्या लगता है आपको, इंटरग्लोब में ये तेजी बरकरार रहेगी? क्या ये लेवल ठीक है ऐड करने के लिए? क्योंकि सामने देखिए थोड़ी छुट्टियां आएंगी, नए साल का सीजन भी है। आई थिंक आइडियल लेवल सपोर्ट यहाँ पे आता है अराउंड 4280। सो थोड़ा रिट्रेस होना चाहिए, दैट वुड बी बेटर, बिकॉज यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बैठ रहा है। सो आई थिंक थोड़े डिक्लाइन में जरूर लीजिए, या तो फिर अगर ये स्टॉक 4550 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद लीजिए, बिकॉज दैट विल बिकम अ डिसाइसिव ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, ये एक इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। रचना जी, एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या करें, क्योंकि 1850 वाला हर्डल तो पार कर लिया। कल हमने देखा शेयर को कि नए हाइस पर ये गया था, इंट्राडे में 1880 रुपए का हाई बनाया था कल एचडीएफसी बैंक ने। क्या यहां से और गुंजाइश आपको शेयर में दिख रही है, या फिर एक बार जो थोड़े से लोअर लेवल पर एंट्री किए हों, 15-20% का प्रॉफिट देख चुके हों, एक बार के लिए एग्जिट ले लें इससे? हिसाब से ये जो ब्रेकआउट आया है वो हायर टाइम फ्रेम चार्ट से आया है, तो यहाँ पे और बिल्कुल गुंजाइश है ऊपर फर्दर जाने की, और मेरे हिसाब से ये काउंटर बहुत जल्दी हमें 1900 के नंबर्स दिखाना चाहिए, और एसएल को जिन्होंने लोअर लेवल से लिया है उनको एसएल को ट्रेल करके स्टॉक में बने रहना चाहिए, और फर्दर हायर टारगेट्स 1900 एंड 1950 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, पोजीशन कंटिन्यू कीजिए। ये थोड़े बड़े जो डिप आ रहे हैं उससे घबराए नहीं। अहम जो लेवल है 1850 वाला, उसको मतलब पिछले 4 दिन के आप क्लोजिंग देखेंगे तो उसको होल्ड करके शेयर ने रखा हुआ है। तो 1950 के टारगेट के लिए ये शेयर तैयार हो गया है। ग्रीव्स कॉटन हाल फिलहाल हमने अच्छी रफ्तार शेयर में देखी है। किरण, जरा एक बार चेक करेंगे ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट है। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि 200 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। कल के सत्र में हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ वो जो लेवल है 200 का वो क्रॉस किया और काफी एक अच्छी क्लोजिंग भी आई है। आप वीकली या तो मंथली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए। 200 से लेकर 210 इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 190 के नीचे का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 250 तक के लेवल आप ग्रीव्स कॉटन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये ग्रीव्स कॉटन थोड़ी देर पहले भी हमने पता किया था और आज ये बढ़िया गैप के साथ भी खुल रहा है। और ये थोड़ी देर पहले रचना मैम ने हमको ग्रीव्स कॉटन के बारे में जानकारी दी थी और 250 तक के टारगेट आपको मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया गैप है। आई होप सो कि अभी जो गैप मिल रहा है यही सेटल भी हो जाए तो आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा इसके अंदर। अब जरा बड़े शेयरों पे आते हैं क्योंकि मार्केट बिना शेयरों बड़े शेयरों की हेल्प से यहाँ से निकल नहीं पाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC एक बार जरा ये चेक करवा लेते हैं। किरण सर आप ही चेक करो। कौन सी स्टॉक सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और HDFC बैंक को, इन दोनों को चेक कर लो। कोई ट्रेड बनता है तो बताना, नहीं बनता छोड़ देना, मेहनत मत करो ज़्यादा। रिलायंस इंडस्ट्री की हम बात करें तो काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिला था, लेकिन कल के सत्र में जिस तरह से उसने 1300 का लेवल ब्रेक किया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक वापस 1300 के ऊपर नहीं आता है तब तक हम रिलायंस के अंदर नया फ्रेश बाइंग तो रिकमेंड नहीं कर रहे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, रिलायंस के अंदर 1300 के ऊपर ही हम बाई करेंगे। उसके सामने HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने देखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं पोजीशन। अगर कोई भी डिप आता है 1830 1820 तक में तो वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1820 के नीचे का रखना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 1900 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रिलायंस थोड़ा अवॉइड कीजिए फ्रेश खरीदारी के लिए जब तक 1300 क्रॉस नहीं करे तब तक, लेकिन HDFC कोई भी डिप आता है आप डिप में खरीद सकते हो। ठीक है। वैशाली मैम एक जरा शेयर आप चेक करेंगे, ये लाल पैथ लैब, क्योंकि मेट्रोपॉलिसिस तो कल अच्छा बंद हुआ, ये दोनों जोड़ीदार है, मेट्रोपॉलिसिस और लाल पैथ लैब दोनों अच्छे बढ़िया चलते हैं। आप एक काम करो, मेट्रोपॉलिसिस चेक करो, लाल पैथ लैब को छोड़ दो, मेट्रोपॉलिसिस चेक करो आप, 2% ऊपर है ये आज और चलेगा क्या? विशाली मैम एक बार जरा मेट्रोपॉलिसिस देखना आप। जी मैंने मेट्रोपोलिस का ऑलरेडी एक व्यू दे दिया था। एक मिनट, आई जस्ट गिव यू अगेन। ठीक है, एक बार जरा मेरा वाला चार्ट भी दिखा दें स्क्रीन मेट्रोपोलिस, पर। यस, सो मेरा वाला मेट्रोपोलिस चार्ट भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। हाँ जी, तो मेट्रोपोलिस एक दोबारा एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। नियर टर्म आज के लिए अगर ये व्यू बनाना है तो 2020 का एक सपोर्ट बनेगा और रेजिस्टेंस आएगा 2325। सो ये एक ट्रेड बन सकता है, ये लेवल्स को ध्यान में रख के 2325 2350 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 2550 का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आप वेव सी देख पा रहे हैं हमने वैसे तो मैन्युअली ड्रॉ की हुई है, लेकिन ये एक काफ़ी हद तक इंडिकेटर है कि देखिए आपका 200 दिनों का सपोर्ट, 50 दिन का ब्रेकआउट और लगातार मोमेंटम बनना, और कल की कैंडल्स का शानदार बढ़िया मूव दे के गई है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि अच्छा मूव आ जाएगा। 2550 हालांकि बड़ा टारगेट है, पहला आप इसके अंदर टारगेट ना 2300 तक का लगाओ आप, 2300 2305 तक का, 2350 तक का लगाओ। विशाली मैम एक बार जरा स्टॉप लॉस और बता दो, स्टॉप लॉस छूट गया हमसे लिखना। ओके, सो आज का जो अगर हम ध्यान में रखना चाहे तो स्टॉप लॉस आज के 2120 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2120 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, 2120 का एक्चुअली वही 50 दिन की एवरेज है जहाँ पे मैं मार्क भी कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर चार्ट दिख सकता है। तो आप 2120 2130 की रेंज का एक स्टॉप लॉस और 2350 फिर वापस 2500 तक की तरफ ये जाता हुआ शेयर बनता है। ठीक है, 9:07 हो चुके हैं और हम अभी आपके सामने वो जो नवरत्न शेयर्स हैं वो आपके सामने रखने जाएंगे, और जैसे ही वो तैयार हो जाए शरद जी तो मेरे को बताइएगा। शरद तैयार हैं? ठीक है, तो पहले नवरत्न शेयर देखते हैं, फिर उसमें से कुछ छांट के और शेयर पता करेंगे। शरद बताओ आप नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहला जो सवाल रहेगा स्टॉक रहेगा वो है वोडाफोन आइडिया का। यहाँ पे कंपनी ने जो है लगभग 2000 करोड़ की जो है प्रेफरेंशियल इशू की अनाउंसमेंट की है। ये प्रमोटर्स ही जो है इनको ऑफर किया जाए। प्रेफरेंशियल प्राइस देखा जाए तो 40% प्रीमियम पे है। स्टॉक पे पॉजिटिव रब ऑफ आ सकता है और ऑफकोर्स इंडस टावर्स के लिए भी माइल्ड पॉजिटिव रहेगा ताकि उनके डेट रीपेमेंट जो है वो जो है क्लियर हो जाए। टाटा पावर हमारा दूसरा स्टॉक, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मैंडेटरी डोमेस्टिक सोर्सिंग होता है सोलर सेल्स की उसको जो है मैंडेटरी कर दिया है और ये एप्लीकेबिलिटी 1 जून 2026 से होगा। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो टाटा पावर के लिए है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी हम देख रहे थे पिछले 1 से लेकर 2 सेशन तक। एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, 100% स्टेक अक्वायर करेंगे कोर डायग्नोस्टिक्स में। अब ये जो है कैंसर टेस्टिंग वाली कंपनी है
और देखा जाए तो डील जो है 2.2 टाइम्स FY24 सेल्स के रेशियो में आई है, लार्जली इनलाइन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 14 स्टॉक 630 करोड़ के बड़ा जो है इनको बड़ा ऑर्डर आया है, और ये ऑर्डर जो है मिक्स है, आकाश मिसाइल्स के ऊपर भी है, EVM के लिए जैमस पे है, इक्विपमेंट के लिए सबको लेके है। आरबी इंफ्रा डेवलपर्स की बात करें तो नवंबर में कलेक्शंस के आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, लगभग 23% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे देखने मिला है। ICICI प्रू लाइफ हमारा 6वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे नवंबर की जो जनरल लाइफ इंश्योरेंस की डेटा है, यहाँ पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है और 28% की ग्रोथ जो है इन्होंने दर्ज किया और मार्केट शेयर में भी गेन आया है। हमारा 7वां स्टॉक टाटा मोटर्स रहेगा। यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि प्राइस हाइक लगभग 3% की बढ़ोतरी अपने सारे व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल के पोर्टफोलियो है वहाँ पे देखने मिल सकता है, और ये EV पोर्टफोलियो भी है। तब धीरे धीरे दिख रही है कि बड़े बड़े दिग्गज ऑटो प्लेयर्स जो है अपनी प्राइस हाइक्स कर रहे हैं। हमारा 8वां स्टॉक IGL रहेगा। आज जो है इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट होने वाली है, जहाँ पे कंपनी शेयर बोनस पे जो है विचार करने वाली है। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। यहाँ पे स्विगी पे नज़र रखिएगा। CLSA की जो है रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की राय है, इनिशिएट किया गया। जो टारगेट प्राइस है वो 708 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है, यानी कि करंट लेवल से 30% का ऑलमोस्ट अपसाइड पोटेंशियल है। और वो कह रहे हैं कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है स्विगी के लिए, और जो भारत के क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है वो लगभग 6 गुना बढ़ सकता है अगले 3 साल में। तो ये पॉजिटिव नज़रिया जो है स्विगी पे जो है फोकस रहेगा। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आज आपके 9 के नवरत्न में होने चाहिए। अपने शेयर्स की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो CLSA की जो रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली, और इनफैक्ट ई-कॉमर्स फूड डिलीवरी स्पेस स्विगी और जोमेटो जो है लगातार फोकस में है। इस पर विस्तार से चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन हमारी पैनल पर गेस्ट लगातार जुड़ रहे हैं। और बाजार बस खुलने को चंद मिनट 24,650 के इर्द गिर्द प्री ओपन में इस वक्त ट्रेंड आप देखेंगे। इन्वेस्ट फॉर एडू के साथ आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया है हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ तेजस शाह भी जुड़े हैं JM फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। क्विकली आपसे आपके ओपनिंग ट्रेड्स और बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक रुख क्या है ये जानना चाहेंगे। चंदन, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, बाजार है थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, बट जब तक 24,444 होल्ड करता है, इंडेक्स 25,000 तक जाने की गुंजाइश यहाँ पे रख रहा है। स्टॉक वाइज बात करें तो देखिए हमारे 3-4 थीम पे यहाँ पे पूरा फोकस है। पहला तो आपका रहेगा कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स पे, चाहे आपका एक्सचेंज हो, ब्रोकिंग हाउसेज, डिपॉजिटरी या फिर AMCs, तो ये पूरे सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू हमारा रहेगा। उस लिहाज से मैं CDSL पे खरीदारी की सलाह दूंगा। कुछ दिन पहले एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था और लगातार पिछले 10-12 दिनों से हाई राइज हाई लोज का सीक्वेंस इंटेक्ट है, तो 1850 के सपोर्ट से 2000 तक के टारगेट CDSL में बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव ऑटो एंसरीज नेम में पॉजिटिव बायस देखने को मिला। इवन कुछ फार्मा काउंटर्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। टेक्निकली देखिए तो एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, उसकी वजह से अपमूव बनने चाहिए। 457 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 485 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, बस 3 मिनट बचे हैं। आदित्य, क्विकली बाजार खुलने से ठीक पहले कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा मानसी। पहला है APL अपोलो, स्टॉक के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के कगार पे है, करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1700 का लक्ष्य, यहाँ पे 1560 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कल्याण ज्वेलर्स, स्टॉक एक बहुत शानदार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है कल वॉल्यूम्स पे, अच्छे वॉल्यूम्स पे, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 850 का यहाँ पे लक्ष्य और 740 का स्टॉप लॉस। ऑटो एंसलरी, ज्वेलर्स और साथ ही फार्मा हमारे फोकस रेडार पर। तेजस, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो मेटल स्पेस से है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक एक ब्रेकआउट के करीबन है। रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था और पिछले 3-4 सत्र से काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेटल एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, तो सेल में करंट भाव पे खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 121। पहला लक्ष्य रहेगा 131 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 136 का। दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है सीमेंट स्पेस से है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी रिसेंटली काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और एक वर्टिकल मूव आया है। स्टॉक अभी एक ब्रेकआउट के कगार पे है, तो अंबुजा सीमेंट में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 548 का, पहला लक्ष्य रहेगा 595 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 615 का।
ठीक है, ये कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स हो गए। खैर अब बाज़ार खुलने को है बिल्कुल तैयार, और आज आप तैयारी कर लीजिएगा मार्केट्स के अंदर फिर से एक शायद कंसोलिडेशन का डे रहे, जैसे खुद चंदन सर भी आपको यही बात बता रहे हैं। अब मैं ज़रा पहले आपको टॉप मार्केट्स के काउंटर बता देता हूँ जो आज गेनर्स के टॉप में निकलेंगे सामने। पहला शेयर होगा BEL, JSW स्टील, पावर ग्रिड, ग्रासिम। ये निफ्टी के काउंटर्स हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। BEL, JSW स्टील, पावर ग्रिड और ग्रासिम, इन सब में आधे % से लेके 1% तक की बढ़त है, और आप अपनी स्क्रीन पर भी इनको देख पा रहे होंगे। खैर एनी हाउ, अब हम जरा आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे, कहने वाले लूज़र्स पे। अगर आप लूज़र्स चेक करें तो टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS और ONGC है, ये आज के लूज़र्स साबित होंगे, जो कि आधा % ही आज कमज़ोर खुलेंगे। निफ्टी में इस समय की जो पोजीशंस हैं वो थोड़े गैप के साथ खुल रही है, हल्का सा गैप है करीब 33 पॉइंट का, और ये 650 के आसपास है। जैसे मैंने आपको बताया कि 24,800 और 24,400-500 वाली रेंज, ये पूरी तरह से 300 पॉइंट के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा। लग नहीं रहा कि जल्दबाजी है किसी लेवल्स को तोड़ने की या ही किसी लेवल्स को चलाने की। कल भी यही बात थी, आज भी यही बात है। इंडाइसिस में काम करना थोड़ा मुश्किल है, आज के दिन में पैसा बनाना। हाँ, एल्गो वेल्गो लगा हुआ है तब एक अलग मामला है, अदरवाइज़ वैसे थोड़ा मुश्किल है। आज आइडिया 2% ऊपर खुल रहा है, IRB भी करीब 1.5% ऊपर खुलेगा, और ओरेकल फाइनेंस करीब 3% नीचे खुलेगा। अब कीजिए ज़रा मार्केट की तैयारी, और आपके सामने वो सब लेवल्स आते रहेंगे, आप ज़रा नोटिस करते जाइएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, हल्के हल्के ओपनिंग के साथ ही खुल रहे हैं। अब 27 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर आपको दिख रही है। मेरे को नहीं लगता कि पहले कुछ एक टाइम में फ़र्क पड़ेगा। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अब रेड हो चुका है, यहाँ फ्लैट में बोलूँगा इसको हो चुका है। 1300 वर्सेस 300 शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन के तौर पर। तो इसके अंदर मार्केट की ब्रेड तो ठीक है, तो बाज़ार क्या करेगा, पहले समय में कंसोलिडेट करेगा। लीडर कोई आया सामने निकल के, उसकी वेटेज काम कर गई तो फिर इस रेंज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, नहीं तो 53,200 से लेकर 53,700-800 की जो रेंज है ये बैंक निफ्टी की बनी हुई है। थोड़ा बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो अपना 1 से नीचे लेके जा चुका है, इसलिए शायद रुक के बाइंग भी आ जाए। बड़ा मूव मार्केट में आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। छोटे छोटे डिप का इस्तेमाल बाय करके ऊपर पे बेचने का करें। ऊपर पे ज़्यादा तेज़ बढ़त आएगी तो आपको खुद से नज़र आ जाएगी। फ़िलहाल जब तक वो नज़र नहीं आए, जो भी प्रॉफिट बना रहे हो उसको बुक करते जाओ। एडवांस डिक्लाइंस आपकी रेशियो चल रही है 15:4, यानी कि रेशियो 1:3-4 से भी ऊपर चल रही है अभी भी, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ एक बड़े शेयर हम आपकी स्क्रीन पर लेके आए हैं, एक बार वापस से ज़रा दिखाइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, TCS, इन्फोसिस, L&T और HUL, ये 6 शेयर्स हैं। इन 6 शेयर्स की वेटेज है मार्केट में, इसलिए जरा आप देखिएगा गौर से। सभी शेयर प्रोड्यूसर साहब फायर कर रहे हैं। HDFC फ्लैट, रिलायंस ऑलमोस्ट कमज़ोर, TCS 18 रुपये ही नीचे है। इन्फोसिस दिखा दो एक बार ज़रा, इन्फोसिस में बढ़त होगी हल्की फुल्की, यस करीब ½ % ऊपर है ये, तो TCS ½ % नीचे है। HUL फ्लैट है, एक बार L&T भी दिखा दो, वो हल्का तेज़ होगा, यस 11 रुपये ऊपर है। तो कोई बहुत ताबड़तोड़ तेज़ी या कोई ताबड़तोड़ मंदी वाला कोई भी शेयर मेरे को दिखा नहीं इसके अंदर। तो ये एक और सूचक है बताने के लिए सफिशेंट है कि मार्केट पूरी तरह से रेंज पे रहेगा। अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ और शेयर्स जहाँ पर आज शुरुआत में बढ़त आई है। ITI का शेयर्स दिखाइए, पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप चल रहा है, आज भी चला है, और एक करीब 6% से ज़्यादा की मजबूती के साथ है। सिंजिन पे एक ब्लॉक डील लगी है, करीब 80 लाख शेयरों के अभी प्रोड्यूसर साहब वो डाल देंगे, और ये टोटल इक्विटी का, यानी कि टोटल जो उनकी इक्विटी है उसका करीब 2% का सौदा है। ये जो 80 लाख शेयर अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंजिन पे ब्लॉक लगना। इससे पहले सिंजिन कल कमज़ोर था, बायकॉन पे खबर थी इनकी कोई दवाई है, वो शायद उनके पेटेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, अगली बार जेनरिक हो जाएगी, सब लोग बनाने लग जाएंगे, ऐसे कुछ था, मैंने हेडलाइंस में भी कल पढ़ा। उसके बाद सिंजिन और बायकॉन दोनों पे प्रेशर था, लेकिन आज 2% इक्विटी का सौदा सिंजिन पे लग गया है। अब कुछ और शेयर्स में आपको बताता हूँ, ग्लेनमार्क, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, IRB, इन सब में भी करीब 2% तक की बढ़त आपको शुरुआत में दिखेगी। ITI ने, विप्रो ने, L&T ने, ठीक, और किम्स ने, इन सभी ने आज न साल का हाई भी टेस्ट किया है। तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो मेरे को आपके सामने रखने थे और मैंने रखे। और अभी आप देखेंगे एक SRF भी आज बढ़िया चल रहा है,
ध्यान रखिएगा जिस दिन ये अच्छी ओपनिंग करता है ना उस दिन ये ड्रैग करता हुआ जाता है और डेज एंड तक देख लेंगे इसकी भी फ्यूचर्स की पोजीशंस भी थोड़ी देर में। बट SRF भी एक बढ़िया शेयर है, आज नोटिस ज़रूर किया जाएगा। LIC, अपोलो टायर और RVNL ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे 1% से ज़्यादा की गिरावट अभी आपको दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अब करीब 1:2 हो चुकी है। एक बार इंडिया विक्स वगैरह भी दिखा दो स्क्रीन पर अगर आप दिखाना चाह रहे हो, फिर हम फटाफट से हीट मैप आपको दिखा देंगे। और हीट मैप ज़रा जल्दी फायर करना ताकि फिर हम मेहमानों से हम ओपनिंग के ट्रेड ले पाए, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ अभी है नहीं। ये वही 14-17 के आसपास चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 14-17 तक आ गया है। मार्केट में कुछ ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा डर, ज़्यादा घबराहट नहीं है और इसके नीचे आने से वॉलिटिलिटी भी कम हो गई है। आप ये भी चेक कर रहे होंगे जो पहले बड़े स्विंग आते थे वो छोटे स्विंग्स में कन्वर्ट होकर रह गए। ये निफ्टी का हीट मैप है। श्रीराम फाइनेंस आज सबसे ऊपर है और M&M के अंदर नुकसान। बजाज ऑटो भी आज प्रेशर में है शुरुआत का। हमने डिस्कस किया था आज वैशाली पारिक से, उन्होंने कहा कंसोलिडेशन तो बनना शुरू हो गया है, आई होप सो कि यहाँ से थोड़ा मूवमेंट आएगा। ग्लैनमार्क अब 3% ऊपर हो चुका है। डॉक्टर रेड्डीज ग्रैनुलर्स करीब आधा % नीचे आके अभी कामकाज कर रहे हैं। ये निफ्टी फार्मा का हीट मैप है। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस और साथ ही एक्सिस बैंक दोनों में बढ़त और गिरावट सिर्फ आधे % की है। ये IT का इंडेक्स है। इन्फोसिस अगर आधा % ऊपर है तो TCS अब फ्लैट होने को जा रहा है, ये अच्छी बात है। शायद हो सकता है IT की थोड़ी हेल्प मिले। FMCG भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। HUL के अंदर आज भी हल्का प्रेशर है। वरुण बेवरेजेस ऊपर है। कल का दिन FMCG के लिए बहुत ख़राब था गोदरेज कंज्यूमर्स की वजह से। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। कल आपने खबर सुनी ली होगी 190 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बिका है DLF का गुड़गांव में, और उसने मुंबई और मैं बोलूँगा पूरे देश को हिला के रख दिया और हरा के भी रख दिया। GSPL मेटल्स का आज लीडर है। और अगर आप हिंदुस्तान और वेदांता चेक करेंगे तो सनसिंक और वेदांता तो दोनों आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं। वेदांता काफ़ी चला हुआ शेयर है। ये ऑटो के इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर। M&M इसमें से टॉप लूजर है। टाटा मोटर्स के अंदर सिर्फ आधे % की बढ़त है। सुबह भी हमने आपके सामने डिस्कशन करके बताया था कि एकोमुलेशन का समय टाटा मोटर्स में शुरू हो चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के सौदे रखेंगे आपके सामने। 24,600 के पार निफ्टी जो है शुरुआत करने में कामयाब तो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने देखा फ्लैट साइंस देखने को मिल रहे हैं। बाजार के मूड इंडिकेटर को अगर समझना चाहेंगे, अभी बाजार में मौके कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मजबूती के साइंस या बुलिश सिग्नल्स जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। भले ही फ्लैट शुरुआत इस वक्त आप देखेंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नजर आएगा, खबरों के चलते एक्शन, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स है जो कि आज परफॉर्म नहीं कर रहे, एनर्जी और ऑटोमोबाइल स्पेस। इसके अलावा रियल्टी स्पेस, IT, फार्मा, FMCG जो कि कल गिरावट दिखा रहा था, ये सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान के साथ खुलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर सबसे आगे खड़ा हुआ। मेटल स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार खुलने के चंद मिनटों पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा, साथ ही ऑटो एंसिलरी जैसे स्पेसेस पर अपनी फोकस और अपनी राय दी थी, और वो सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। बिग बोल्ड ब्रोकरेज के तौर पर स्विगी पर हमने आपको राय दी थी। CLSA की ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है और उसके ठीक बाद स्विगी के स्टॉक प्राइस में भी देखे शुरुआती मजबूती देखने को मिल रही है। आइए ओपनिंग ट्रेड्स सीधा हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं बाजार खुलने के बाद आपकी नजर कहां पर है? बाजार खुलने के बाद अगर हम देखिए तो फार्मा स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। मल्टीपल फार्मा स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से अच्छी खासी खरीदारी देख रहे हैं हम। तो सन फार्मा के ऊपर हमारी ध्यान रहेगा। सन फार्मा में अगर आप देखोगे तो करीबन 4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि 1810 1820 का एक कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। आज 1810 के ऊपर ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, अगर ये स्टॉक 10 बजे तक 1810 1805 के ऊपर टिक गया तो चांसेस है आप 1830 तक की एक रैली देख सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और कहीं ना कहीं ऊपर में 1830 तक जाने की गुंजाइश सन फार्मा रख रहा है। तो सन फार्मा हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा।
से उससे करेंगे शुरुआत। सन फार्मा प्रेफर्ड पिक 1810 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, यहाँ से मजबूती के साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में भी अगर आप देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा है अच्छी खासी मजबूती के बीच। लेबोरेटरी स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी इस वक्त शुरुआती मजबूती देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी ग्लेनमार्क फार्मा में नजर आएगी। चंदन, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप, और ओपनिंग के साथ नजर कहाँ है? जी देखिए, बाजार के सेटअप की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मार्केट में 24,444 है, स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मूव बनेगा। स्टॉक वाइज आप यदि बात करना चाहें यहाँ पे, तो एक काउंटर मेरे रडार पे वो रहेगा लालपत लेब। आप फार्मा की बात कर रहे थे, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आज फार्मा काउंटर में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट भी है। तो लालपत लेब ने एक कंसोलिडेशन, रेक्टेंगल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है 3140 के ऊपर, तो हल्का सा फॉलोअप आता है तो यहाँ पे 3300 तक के टारगेट बनेंगे। सो कहीं ना कहीं 3080 के सपोर्ट से 3300 तक के अपसाइड यहाँ पे आपको प्ले करने को मिलने चाहिए। इंडेक्स के लिए अगेन एक मेजर ब्रॉडर रेंज रहेगी, उसी को प्ले करना चाहिए। और उसके अलावा एक और थीम पे हमें फोकस करना चाहिए, वो रहेगा जेम्स एंड ज्वेलरी। काउंटर लाइक कल्याण ज्वेलर्स और दूसरे जो स्टॉक्स है उनमें कल अच्छा सेटअप बना था, तो हल्के से आज के डिप के बाद यहाँ पे वापस एक बाइंग इंटरेस्ट समर्ज होता हुआ नजर आना चाहिए। ऑलराइट, तो डॉक्टर लालपात लैब चंदन को यहाँ पर पसंद आ रहा है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में नज़र ज़रूर रखें। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और चंदन जब ऐसे ट्रेंड्स बताते हैं, ये मैं हमारे दर्शकों के लिए कह रही हूँ कि जब वो ऐसे ट्रेंड्स या ऐसे सेक्टर्स पकड़ते हैं तो उनको खास तौर से फोकस में रखें। काफ़ी अच्छी कॉल्स आती हैं चंदन की ऐसे मौके पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। आदित्य, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, बाजार खुलने के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? गुड मॉर्निंग सृष्टि। दो एरियाज पे फोकस करना चाहूंगा। एक तो आईटी मुझे लग रहा है काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो एम्फेसिस एक स्टॉक है जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 3300 का बन के आता है। अगर थोड़े लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो 3400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 3300 3400 ये दो लक्ष्य यहाँ पे लगाना है हमको एम्फेसिस में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 3070 का। सो 3070 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। सेकंड, इप्का लैबोरेटरीज स्टॉक ने अपने एक 100 डीएमए पे सपोर्ट लिया, वहां से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है, अभी 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है मुझे सृष्टि। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इप्का लैबोरेटरीज में 1700 का टारगेट लगाना है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमको लगाना है नीचे 1475 का। ऑलराइट, तो इप्का लैब्स यहाँ पर रखे नज़र। ये आदित्य के काउंटर, आदित्य इसको ट्रैक कर रहे हैं। ये स्टॉक पर आदित्य की कॉल आती हुई। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स? सो जैसे कि मैंने बताया कि मेटल एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। सेल मैंने अपने मॉर्निंग उसमें रिकमेंड किया था। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक अनदर काउंटर है जिसने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 1015 के ऊपर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1060 के करीबन वो टेस्ट हो सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 985 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1055 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1075 का। और दूसरा जो मुझे स्टॉक और पसंद है वो है डीएलएफ लिमिटेड। रियल एस्टेट एज अ सेक्टर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और डीएलएफ में हमने ऑलरेडी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट स्पॉट किया था रिसेंटली, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में फॉलोअप बाइंग आ रही है। एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आया है फ्रेश। तो डीएलएफ में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 840 का, पहला लक्ष्य रहेगा 890 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 915 का। एब्सोल्युटली, रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ, और उसमें डीएलएफ पर खरीदारी की कॉल, और साथ ही मेटल पैक पर भी तेजस ने बाजार खुलने से पहले अपना नजरिया बताया था। इस वक्त अगर आप देखें 890 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी एक नजर रखनी चाहिए। टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी रियल्टी स्पेस, और इसमें आउट परफॉर्म करते हुए ये दोनों ही स्टॉक्स। इसके इतर भी अगर आप देखेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो है ही, लेकिन ब्रिगेड, प्रेस्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे एक्शन के साथ शुरुआत होती हुई। चंदन, एक क्विक कॉल आपसे जानना चाहेंगे, रियल एस्टेट में जिस तरह की मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं, क्या राय होगी? की बात करूं मानसी जी, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी टीम से कविता ने एक शो किया था लगभग 3-4 वीक पहले,
कि बने अपने प्रॉपर्टी के खुद मास्टर, और उसमें रियल एस्टेट पे काफी अच्छे से हमने जिक्र किया था, जहाँ पे रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी थे और मुझे एज ए गेस्ट मार्केट रेस इन्वाइट किया था, और तब से रियल एस्टेट काउंटर में एक तेजी बन रही है। आप देखोगे कि निफ्टी रियलिटी काउंटर कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम को वापस गेन कर रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। और मेरे ध्यान से यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जहाँ पे 4-5 दिन से कंसोलिडेशन चल रहे हैं। 2075 एक मेजर सपोर्ट है, कोई भी डिप आता है तो सपोर्ट से वापस 2220 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा आप दूसरे काउंटर देखें, चाहे लोढ़ा की बात करें या फिर डीएलएफ की बात करें, सब में स्लो एंड स्टडी बाइंग में इंटरेस्ट बनते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल पॉजिटिव बायस यहाँ पे बरकरार रहेगा। पॉजिटिव बायस बरकरार, तो क्लियरली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो अपसाइकिल की स्टोरी है वो स्टोरी भी इंटैक्ट इस वक्त नजर आती हुई। और थैंक्स चंदन, आपको भी हमारे साथ हमारी खास पेशकश में आप जुड़े, और बाजार में इनफैक्ट रियल एस्टेट में जो अपमूव के साइंस लगातार दिखते रहते हैं, लेकिन सही समय पर व्यूअर्स को एंट्री पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए आपका भी शुक्रिया। लेकिन चलिए सिंजीन इंटरनेशनल पर भी एक नज़र होनी चाहिए। शुरुआती तेज़ी के बाद मोमेंटम जो है थोड़ा फ्रिजल आउट हुआ है आदित्य, लेकिन 2% इक्विटी का हाथ बदला, ब्लॉक्स करीब 80 लाख शेयरों के सौदे की खबर आती हुई, और ऑफ कोर्स बाजार खुलने से पहले से खबर और खबर की पुष्टि होने के बाद ऑलमोस्ट 2% के मूव्स 888 के लेवल्स पर सिंजीन इंटरनेशनल। हाँ जी, मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन और होगा स्टॉक में, एक रेंज में ट्रेड करेगा स्टॉक, नीचे 840, ऊपर 900 के आसपास हर्डल है इसका। तो जब तक कि ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है 900 के ऊपर, मैं फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन पहले से बना के रखे हुए हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाया आप यहाँ पे 840 का और बने रहे, और फ्रेश एंट्री के लिए 900 का वेट करें। अगर 900 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो 970 के लक्ष्य के लिए, टारगेट के लिए खरीदारी करें, और नीचे स्टॉप लॉस लगाया फिर 860 का। लेवल्स पर वेट एंड वॉच की रणनीति सिंजीन इंटरनेशनल पर इस वक्त 888, 89 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। लेकिन डिफेंस प्लेयर्स पर एक नजर डालते हैं, और तेजस आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे। डिफेंस में BEL आज फोकस में है, HAL पर भी एक नजर डालते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, डिफेंस शिप बिल्डिंग प्लेयर्स के जो मेजर स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप देखें HAL में आज हम देख रहे हैं वॉलेटाइल साइंस हैं, लेकिन BEL नए ऑर्डर्स मिलने के चलते आज फोकस में रहा। गार्डन रीच में भी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन BEL आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य डिफेंस उपकरण के लिए कंपनी को करीब 634 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। शुरुआती तेजी देखने को मिली, लेकिन वहां से तेजी जो है हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग, इनफैक्ट या कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से बिकवाली नजर आ रही है। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स की हम बात करें तो BEL और HAL हमारे टॉप पिक्स है। दोनों स्टॉक्स ने अपना जो रिसेंट बॉटम बनाया है उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। BEL में पिछले 4-5 दिनों से हम देखेंगे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है एक तेजी के बाद। तो मुझे लग रहा है BEL में कोई भी अगर डिप आती है तो उसमें खरीदारी करिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 295 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 340 का, वो ये स्टॉक फिर से छू सकता है, बट इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा नजरिया है, 1-2 महीने के हिसाब से। तो जब भी कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करिए। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य रहेगा 340 का। HAL का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। HAL में भी मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बन चुका है, और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया था 4500 के ऊपर, और लगातार स्टॉक पिछले 6-7 दिनों से अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे रहा है, और आज एक फ्रेश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है। तो 4400 के स्टॉप लॉस से इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम 4950 से लेके 5000 के तक के भी लेवल देख सकते हैं HAL में। डिफेंस पर ये आउटलुक एक मिलता हुआ, लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर ज्वेलरी काउंटर्स हैं। ज्वेलरी के साथ साथ गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बाजार खुलने के साथ साथ दिख रहा है। देखिए, कमोडिटीज में नॉन एग्री कमोडिटी की अगर बात करें, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं सुस्ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन चीन से खरीदारी लौटने की तो जो उम्मीदें हैं, ये एक ग्लोबल फैक्टर है जो कि बुलियन मार्केट को काफी पसंद आ रहा है। सोने चांदी में मजबूती है। किरण, एक बार मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स 2% तक की मजबूती दिखा रहे हैं, आपकी राय चाहेंगे? ओके, किरण शायद हमारे साथ नहीं है। चंदन, गोल्ड फाइनेंसिंग पर आप एक बार राय दीजिए, मुथूट, मनप्पुरम। देखिए, गोल्ड में तो पॉजिटिव बायस है, और अगेन वहां पे नेगेटिव कमेंट कर भी नहीं सकते, बिकॉज आप सब लोगों का पसंदीदा एसेट्स क्लास भी रहा होगा और है भी। अगेन गोल्ड की बात करें तो
बिल्कुल जेम्स एंड ज्वेलरी में तो पॉजिटिव है, बट उसकी फाइनेंशियल कंपनीज में भी पॉजिटिव रख रहे हैं। स्पेशली आप मनापुरा की बात करें तो यहाँ पे एक बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला। लगभग 162-160 मल्टीपल हर्डल थे जिसको डिसाइसिवली पार करके 50 डेमा के ऊपर काउंटर निकला है। मैं डेरिवेटिव्स डेटा की तरफ नजर डालूं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है जो इंडिकेट कर रहा है थोड़े अप मूव और देखने को मिलेंगे। सो 170 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 182 तक के टारगेट मनापुरा फाइनेंस पे देखने को मिलेंगे। मुथूट की बात करें मनापुरम के बाद, तो मुथूट में भी एक मेजर ब्रेकआउट है और मुथूट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है कंपेयर टू मनापुरम। यहाँ पे आप देखोगे एक रफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और मल्टीपल हर्डल जो 1970 थे उसका ब्रेकआउट बन रहा है। मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस आने वाले 1-2 दिन में 5 से 7% की रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। 1980 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 2110 के टारगेट के। ओके, तो चलिए गोल्ड फाइनेंसिंग पर भी एक पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त हमें मिलता हुआ। आईआरबी इंफ्रा के चार्ट्स को एक बार पुल अप कर लेते हैं। तेजस, आईआरबी इंफ्रा पर आपसे राय जानना चाहेंगे। नवंबर के टोल कलेक्शन डेटा जो मिले हैं 23% के आप सालाना आधार पर अगर आप देखें 536 करोड़ पर ये आते हुए देखने को मिले हैं। आईआरबी इंफ्रा 3% की मजबूती दिखाते हुए। देखिए, आईआरबी इंफ्रा एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ये स्टॉक ने पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है अराउंड 55 लेवल के ऊपर, बट स्टॉक में हमने एक वर्टिकल रैली देखी है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। एक कोई डिप आता है करीबन 57-58 लेवल के करीबन, वो एक आइडियल लेवल रहेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 65 हाफ से लेके 66 तक जा सकता है और वो लेवल सरपास किया तो 71-72 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो कोई भी एक डिप आती है करीबन 57-58 के करीबन, तो लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 53 और लक्ष्य रहेगा 66 और 71। तो मिल ही रही है, लेकिन मार्केट पे अगर एक बार वापस से आप लौटते हैं खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, बायस पॉजिटिव है, रेंज में रखो अपने आप को। विक्स घटा 1409 हो गया, मार्केट ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। निफ्टी बैंक करीब 60 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी इस समय 8 पॉइंट ऊपर है। हालांकि देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन HDFC बैंक धीरे धीरे 1880-1870 लगा के थोड़ा रुक रहा है। चंदन सर, HDFC और चलेगा क्या 1870 1880 से? देखिए, HDFC बैंक एक बड़ा सेवियर रहा है पिछले कुछ दिनों में बाजार में, और इंडेक्स की रिकवरी में HDFC बैंक का हाथ रहा है, बीइंग द हेवीवेट्स कंट्रीब्यूटर। ऑलरेडी पिछले 17 दिनों में 1672 से ये 1872 200 पॉइंट का रन देख चुके हैं और बेस काउंटर के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस बैंक निफ्टी को हम लाइफ टाइम हाई की तरफ देख रहे हैं उसका काफी हद तक HDFC बैंक का हाथ रहा है। सेटअप पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से थोड़े और अपमूव बनेंगे। सपोर्ट रहेगा आपका 1830 के आसपास, जब तक 1830 है यहाँ पे 1910 तक के टारगेट बनेंगे। 1900 की कॉल राइटिंग हो रही है, बट वहां पे नया OI एडिशन नहीं हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्लो एंड स्टडी अपसाइड तक के लेवल के स्कोप यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, डन। तो स्लो एंड स्टडी अगर HDFC बैंक रहेगा, जो लीडर है यहाँ का, अगर वो भी थोड़ा रेंज में रहता है तो शायद हो सकता है मार्केट भी रेंज पे रहे, जो आज आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। खैर, एनी हाउ अलग अलग स्टॉक्स में काम कीजिएगा। एक और कंपनी आई है नाइका, वो भी F&O के अंदर आ चुकी है और अब 4-4.5% ऊपर है, बिल्डअप भी 4% है। हालांकि थोड़ा और होता तो मैं ये कहता कि आज ये गिरेगा ही नहीं, लेकिन अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद थोड़ा और चल जाए या थोड़ा वापस भी आ जाए। एक बार चेक करवाते हैं। तेजस, एक बार ज़रा नाइका चेक करना। देखिए, नाइका के स्टॉक की हम बात करें तो 164-165 के करीबन स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक को अपनी जो 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसको सरपास करना पड़ेगा फॉर एनी मेजर स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है। नीचे में जो बेस है वो करीबन है 164-165 के करीबन, और जो रेजिस्टेंस है वो करीबन है 179-180 के करीबन। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है मुझे कोई बड़ी मूव लग नहीं रही है। तो अगर कोई स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो डिप में खरीदारी करिए, और ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से 179-180 की करीबन प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, एक रियल एस्टेट का काउंटर भी है। चंदन सर, आप ही जरा चेक करना, वो है मैक्रोटेक लोढ़ा। ये चल सकता है क्या? अभी तो 1% भी नहीं हुआ, लेकिन बिल्डअप हो चुका है। शायद प्राइस एक्शन डिले हो, बट चल जाएगा। चांसेस कितने हैं सर?
देखिए काफी अच्छा मुझे ये काउंटर लग रहा है, और आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट काउंटर में पॉजिटिव मूव है, और स्पेशली मुंबई रियल एस्टेट काउंटर्स की बात करें, जिस हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट हो रहा है, लग रहा है कि मुंबई की रियलिटी वापस एक फोकस में रहेंगे जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। काउंटर की बात करें तो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, 1350 मल्टीपल सपोर्ट है। मेरा मानना है जब तक 1350 रहे, लोढ़ा एक बार के लिए 1440 तक के लेवल को रिटेस्ट करने का प्रयास कर सकता है। ओके ठीक है, डन। एक और शेयर भी मेरे को जरा पता करना है, वो भी एक बार जरा आप ही देख लीजिएगा चंदन सर। वो है साइंट का, एक आईटी कंपनी है साइंट, एक बार जरा चेक करना। ये भी 2% ऊपर होगी, दिखाना एक बार जरा स्क्रीन पर साइंट। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। बिल्डअप ठीक हो रहा है इसके अंदर, ये भी चल सकता है क्या? जी हाँ, साइंट में बिल्टअप देखने को मिल रहा है, और साइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं आईटी काउंटर बाजार में थोड़े से एक डोमिनेंस ले रहे थे बुल्स की साइड में, और साइंट में लगातार पिछले 6-7 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। कंसर्न ये कि ऑलरेडी चल चुका है, बट अच्छी बात है कि पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, 2000 के सपोर्ट से लगभग 2100 तक के स्विंग्स यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं। ठीक है, एक दो शेयर और भी हैं। आदित्य जरा आप होंगे हमारे साथ, तो आप ज़रा चेक करना। ये पॉलिसी बाज़ार के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, काफ़ी तेज़ी से चला लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, एक बार ज़रा चेक करेंगे आप? मुझे लग रहा है डिम्पल जी थोड़ा करेक्शन और यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, करीब 2000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है इसका। कल के ट्रेडिंग सेशन पे अगर हम कैंडलस्टिक देखें तो वहाँ पे एक इन्वर्टेड डोजी बना था, जो कि आपको बताता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग शायद आना चाहिए था स्टॉक में। तो 2000 एक अहम लेवल रहेगा देखने के लिए। अगर उसके नीचे स्टॉक लुढ़कता है तो फिर शायद करेक्शन गहरा सकता है, करीब 1950 तक जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे मैं खरीदारी तो नहीं करूंगा, वेट करूंगा 2000 के आसपास स्टॉक कैसा बिहेव करता है। अगर वो होल्ड करता है तो मे बी एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं वहां पे फॉर टारगेट्स ऑफ 2100 2200। इस बीच नरेश मेरानी भी मेरे साथ स्क्रीन पर अब जुड़ रहे हैं। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। निफ्टी बैंक में कल करीब 100 पॉइंट का नुकसान था, आज 100 पॉइंट का गेन है, यानी कि कल हम जहाँ पे खड़े थे एग्जैक्टली वहीं पे है। तो इंडेक्स तो शायद एक रेंज में रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा काम हो रहा है मार्केट्स के अंदर। सर एक बार ज़रा आपका टेक, आज की कॉल्स क्या हैं आपकी? अभी भी लार्ज कैप्स रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा कोटक बैंक पर, जहां पे अभी भी कैचअप होना बाकी है। बैंकिंग स्पेस से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। स्टॉप लॉस होगा 1770, पोजिशनल टारगेट होगा 1900 का। दूसरा बाय होगा विप्रो, जिसने नया 52 वीक हाई बनाया, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। स्टॉप लॉस 294, पोजिशनल टारगेट 330 का। ठीक है, विप्रो में प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, ये टारगेट आज में लगा देगा? आज के लिए तो नहीं है, आज के लिए से 310 के आसपास टारगेट हो सकता है। 310 तक के टारगेट, अभी 305 पे चल रहा है ये, लेकिन आज आईटी के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी है शुरुआत से ही। एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाना, और ज़्यादातर आईटी के शेयर्स फायर भी कर दो आप। थोड़ी देर पहले मैं साइट भी पता कर रहा था जहाँ पे बिल्डअप अच्छा है, और अभी यहाँ पे सेकंड आईटी कंपनी मेरे को मिल गई है विप्रो, जिसमें एक बार 310 तक का मूव मिल सकता है। ये आप आईटी इंडेक्स देख पा रहे हैं, हालांकि अभी भी आधा ही % ऊपर है, बट आई होप सो कि ये शेयर ठीक हो जाएंगे। टीसीएस ने आज नेगेटिव टू पॉजिटिव आया, इन्फोसिस तो खैर गैप के साथ ही था, और टेक महिंद्रा भी थोड़ा फ्लैट है। दिखाओ विप्रो भी दिखाओ, साइड भी दिखाओ, परसिस्टेंट भी दिखा दो। परसिस्टेंट भी दिखाना, एक आईटी कंपनी है एक छोटी। ठीक, ज़्यादातर शेयर तो ठीक ही दिख रहे हैं। ये हीट मैप ही दिखा दिया, कफोर्ज को छोड़ दिया जाए और टेक महिंद्रा को छोड़ दिया तो ज़्यादातर शेयर्स बैक इन ग्रीन है। ठीक है, डन। तो आईटी वाला एक शेयर विप्रो आपको, मेरे को बढ़िया शेयर लगा। नरेश एक शेयर ज़रा और चेक करना, मैं ज़रा कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पता कर लेता हूँ जहाँ पे थोड़ी कवरिंग हो रही है। ये मन्नापुरम कितना कवर कर सकता है और कितनी चल सकता है? और मन्नापुरम मणिपुरम में जो लास्ट गैप डाउन हुआ था रफली अराउंड 176 का था, तो ऑलमोस्ट वो कवर हो गया। इसका मतलब है कि स्टॉक ने बॉटम आउट कर दिया है। ओवरऑल स्लोली एंड स्टेडीली ये 195 तक जा सकता है। ठीक है। एक आदित्य, एक सवाल आपसे, ज़रा दो केमिकल्स वाली कंपनी उठाओ और ज़रा चेक करो। एक तो टाटा केमिकल्स है और दूसरा है एसआरएफ। एसआरएफ का आज गैप था, ये कवरिंग करवा रहा है, और टाटा केमिकल्स भी आप चेक करो। दोनों में से कोई एक प्लस करना है, किसको करें?
के साथ जाना चाहूंगा डिम्पी जी। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बेटर चार्ट सेटअप है, हालांकि दोनों ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन टाटा केमिकल्स थोड़ा ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 1160 का एक टारगेट रहेगा और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 1110 और 1100 का सपोर्ट है। 1110 का स्टॉप लॉस लगा, 1160 के लेवल्स के लिए खरीदारी करे। मुझे लग रहा है टाटा केमिकल्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो कल्स हो सकता है एक बढ़िया विकल्प। 1200 रुपये तक का टारगेट है यहाँ पे, 1110 का एक स्टॉप लॉस है। एक बस एक आखिरी शेयर मेरे को और पता करना है और उसके साथ ही फिर मेरे सहयोगी के पास भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। चंदन सर, एक क्वेश्चन आपसे और है। ये मुथूट फाइनेंस चेक करना सर? अच्छा, मुथूट छोड़ दो सर, ग्लेनमार्क चेक करो। ग्लेनमार्क के कोई ऑप्शंस का ट्रेड है सर आपके पास? ग्लेन का ऑप्शंस लेना चाहिए, एक बार जरा चेक करना प्लीज़। डिम्पी जी देखिए, मुथूट की आपने बात की, मैं ऑलरेडी इसके बारे में रिप्लाई कर चुका हूँ कि पॉजिटिव व्यू है, फॉलो एक्टिविटी बता रहा हूँ। ग्लेनमार्क की हम बात करें, ग्लेनमार्क में ऑप्शन लिया जा सकता है, बट अभी भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। मेरे हिसाब से 1575-80 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। बॉटम आउट अप्रोच हुआ है, बट कुछ दूसरे फार्मा काउंटर वो थोड़ा सा डल हुए हैं। यदि मैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करूं तो 6 दिनों से एक रेंज में है, तो एक सेटअप का टेलविंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट अगेन मैं ऑप्शंस के प्रीमियम पे जाके देखूं और इसका एट द मनी का ऑप्शंस प्रीमियम चेक करूं तो लगभग 1560 की कॉल हम रेडार पे रख सकते हैं, जो अभी 40 रुपए के आसपास है। तो इसकी ब्रॉडर रेंज तो 25 से लेके 55 रुपए के आसपास रहेगी। 35 से 37 रुपए के बीच में आए तो ये लें। 25 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 50-55 के टारगेट। ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा, जी हाँ, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खबर भी आई है। सुबह भी हमने आपको बताया था कि इक्नॉस इनकी एक सब्सिडरी है, वहाँ पर इनके एक पर्टिकुलर रिसर्च की जो रिजल्ट्स आए हैं, फेज़ 1 ट्रायल्स अगर जिसे कहें, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखे और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त उछाल भी हम देख रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 3% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, पर हालांकि बाकी अन्य काउंटर्स फार्मा स्पेस से थोड़े से कमज़ोर ही दिख रहे हैं चंदन को। इसके अलावा आज ऑटोज़ में तो हालांकि गिरावट ज़रूर है, पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में कुछ एक एक्शनेबल स्टॉक्स हम ज़रूर देख रहे हैं। वैरोक इंजीनियरिंग एक स्टॉक है, यहाँ पर आप देखिए लगभग 10% का उछाल है। एक बार नरेश, अगर आप इस पे राय दे पाएँ तो वैरोक इंजीनियरिंग कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, और क्या यहाँ पे बड़े टारगेट्स ध्यान में रखें? तो वेरॉक ने कल भी अच्छे वॉल्यूम्स किए थे, आज भी अच्छे वॉल्यूम्स किए। 600 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मेजर ट्रेंड भी चेंज हो जाता है, इवेंचुअली 680-700 तक भी जा सकता है। अगले अगर 1-2 दिन में अगर कोई भी डिप आए तो बाई होगा। पार्शियल बाइंग अभी कर सकते हैं और डिप पे ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पार्शियल बाय फिलहाल कर सकते हैं, पर डिप्स पे ऐड करने की सलाह ज़रूर आती हुई। पर आज देखिए, हालांकि बैंक निफ्टी में इतना उछाल आप नहीं देखेंगे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट वहाँ पे नहीं है। मामूली सी 100% की ही तेज़ी है निफ्टी बैंक में, पर फाइनेंशियल स्पेस में से जो NBFCs और लेंडर्स है वहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस है, इसके अलावा चाहे आप गोल्ड फाइनेंसेस ले लीजिए या फिर अन्य फाइनेंसेस, जहाँ पे मनापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, साथ ही साथ अगर हम देखें तो L&T फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी काफ़ी बस कर रहे हैं और काफ़ी गिरावट के बाद इनमें 2 से 3% की आज के सत्र में तेज़ी है, अभी तक तो सस्टेन हो रही है। पर चंदन, ये जो फाइनेंशियल स्पेस की तेज़ी की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, यहाँ पर कैसे चुनाव करें और कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट कर रहा हो? देखिए, चार्ट्स भी हम एक लगातार फायर कर रहे हैं स्क्रीन्स पे, सभी काउंटर्स जो हैं ऑलमोस्ट डे हाई पर हैं। पर चंदन, यहाँ पे कोई स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल, देखिए आपने फाइनेंस की बात की है और मैं तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के साथ में ही रहना चाहूंगा। स्पेशली मुथूट फाइनेंस की हम बात करें, मुथूट फाइनेंस का ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, अभी भी मैं यहाँ पे एक नए ट्रेड की तरफ इशारा करना चाहूंगा। 2000 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2100 और 2120 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा देखें, बहुत दिनों के बाद में बजाज फाइनेंस के प्राइस सेटअप में रिकवरी आई है। ये स्टॉक मेरे हिसाब से बाजार की कमजोर कड़ी में एक माना जाता था और 40 दिनों के बाद में इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निकाला है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, पिछले लगभग ऑलमोस्ट 20 वीक से ये पूरी एक ट्रेडिंग रेंज में फंस चुका था, 20 महीने से एक ट्रेडिंग रेंज में फंस चुका था। तो यहाँ पे रिकवरी आती है तो मार्केट का थोड़ा सा मूड सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर है 6820 का सपोर्ट, ऊपर में 7200 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस तो स्ट्रेंथ को प्ले के लिए हम फोकस करेंगे, बजाज फाइनेंस में रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग के लिए ध्यान रखना चाहिए। और एक और काउंटर मेरे ध्यान में रहेगा, वो रहेगा चोला फाइनेंस,
जहाँ पे डेली चार्ट पे लगभग 28-30 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर मिलेगा क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का सेटअप मिला है। 1300 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं यहाँ पे 1370 तक के टारगेट बनने चाहिए। 3 काउंटर्स जहां पर है चंदन की नज़र। देखिए गोल्ड फाइनेंसर्स पर तो इनकी नज़र है ही, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस काफ़ी समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा उभरता हुआ दिख रहा है। अभी भी फिलहाल डे हाई पर है, पर यहाँ पर चंदन की नज़र ज़रूर है कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे शायद इसको मूव मिले। और चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस यहाँ पर भी आप फोकस रखिए, यहाँ पर भी बड़े टारगेट्स आते हुए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के लिए ऑप्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है स्ट्रैटेजी आज के लिए। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो आईओसी के अंदर रहेगा। आईओसी के अंदर आप देखें तो बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, बाइंग मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड है, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर भी एक सबड्यूड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इसको बुल कॉल स्प्रेड हेज करके चलेंगे। आप 145 की कॉल ऑप्शन जो है उसको खरीदे और सामने 150 की जो कॉल ऑप्शन है वो आपको बेचना रहेगा। इसके अंदर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने पे आपका अधिकतम मुनाफा 17,550 और नुकसान 6,825 तक का हो सकता है। ठीक है, तो आईओसी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी है। 145 की कॉल जो है आपको खरीदनी है, पर इसके सामने 150 की कॉल जो है आपको बेचनी है। इससे अधिकतम मुनाफा और नुकसान आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि आज की ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। पर हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो ये नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड करें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पे अगर हम देखें तो जी हाँ, फाइनेंशियल स्पेस में तो आज काफ़ी अच्छा एक्शन है ही, क्योंकि लगातार जो काउंटर्स दिख भी रहे हैं वो फाइनेंशियल और एनबीएफसी स्पेस ही रेडार पे आ रहा है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स भी लगभग 1% की यहाँ पे तेज़ी है। सुबह रचना वैद्य की यहाँ पर कॉल थी, अपोलो हॉस्पिटल्स पे बुलिश कॉल देकर वो ज़रूर गई थी। पर आईटी स्पेस से एक काउंटर है ओरेकल फाइनेंस, यहाँ पर भी एक बार नरेश अगर आप इस पे राय दे पाएँ तो, क्योंकि ये काउंटर के भी अगर हम देखें तो ग्लोबल पेरेंट के अर्निंग्स आते हुए दिखे हैं, थोड़ा सा निराश ज़रूर किया है, बट ये स्टॉक थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है। कोई राय यहाँ पर? यहाँ पे राय ये रहेगी कि थोड़ा पॉज लेगा स्टॉक। जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो रफली अराउंड 12,600 to 800 का था, वहीं से डिप आ रहा है, तो कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। ओवरऑल लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने लास्ट 1 साल में अराउंड 5,000 से 12,000 हो चुका है। सो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 12,000 का होगा लॉन्गर टर्म बेसिस के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पॉज आना चाहिए। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल पर ये राय, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन इन नियर टर्म थोड़ा पॉज ज़रूर देखने को मिल सकता है। नायका के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक शार्प अप मूव देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। पेटीएम को लेकर भी कल खबर आई थी, पेपे कॉर्प जो है अपना स्टेक सॉफ्ट बैंक को सेल करने की जो खबर थी, उसके बाद पेटीएम में एक मूव ज़रूर दिखा था। आज हालांकि स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन नायका पर नरेश आपसे ही एक राय जानना चाहेंगे। 4% के अपमूव्स के साथ आज स्टॉक इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। तो अगर हम देखें तो पूरे न्यू एज कंपनीज में ये एक ही स्टॉक है जिसने रिकवर नहीं किया है। एक शॉर्ट टर्म रिकवरी होने की कोशिश हुई थी, ब्रेकआउट जो 190 के ऊपर, वो फिजल आउट हो गया, फिर से जो वही ट्रेडिंग बैंड में आ गया 160 to 190 के। सो फॉर नाउ अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि 175 178 सबसे पहले रेजिस्टेंस है, फिर 190 है, तो इसको काफी टाइम लगेगा ट्रेंड चेंज करने को। तो अभी भी ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आते रहेगा ऊपर में। ठीक है, चलिए ये राय नायका पर मिलती हुई। इसके अलावा कमोडिटी और साथ ही केमिकल्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली केमिकल यान कमोडिटी प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनी GHCL, ये कल से ही फोकस रेडार पर है। आज भी हम देख रहे हैं करीब 3% का इजाफा। चंदन, आपसे GHCL पर राय जानना चाहेंगे। 694 के स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हो। फंडामेंटली अगर देखें तो काफ़ी सारे फंडामेंटल मजबूत ट्रिगर्स हैं जो कि अब कंपनी के लिए पॉजिटिव प्ले आउट कर रहे हैं। डेट रिडक्शन लगातार कंपनी कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अलावा हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है। लेकिन टेक्निकली जो मजबूती के साइंस कल से यहाँ पर देखने को मिले हैं, क्या चार्ट्स आपको एक्टिव नजर आते हैं?
बिल्कुल, जीएससीएल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है इस बाजार में। और चार्ट सेटअप की बात करें तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने एक न्यू हाई टेरिटरी के लिए तैयार हो रहा है, जो 726 के आसपास है इसका जो हाई बना अगस्त 2024 में। वीकली सेटअप की बात करें तो काफी अच्छी रिकवरी पिछले 4 वीक में देखने को मिली है। 550 से ये 700 का सफर काफी सुहाना रहा है यहाँ पे। हाई टॉप्स हाई बॉटम के साथ में यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग रन में पॉजिटिव सेटअप भी बन रहा है। तो इन सब लिहाज से खरीदारी की सलाह है। 675 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, 727 लगभग जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो, और फिर 750 तक के टारगेट यहाँ पे ऊपर अनफोल्ड होने चाहिए। तो पहले 727 के लेवल्स का इंतजार, उसके बाद 750 तक भी जाने का दमखम रखता है जीएचसीएल। लेकिन आरईसी पीएफसी पर भी एक नजर होनी चाहिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी मजबूती के साइंस, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट सृष्टि मुझे लगता है हर सेशन में अब तो आरईसी पीएफसी के स्टॉक प्राइसेस में अच्छा खासा एक्शन है। तेजस, ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स पीएफसी में और 1.5% तक की तेजी आरईसी के चार्ट्स में नजर आ रही है। देखिए, आरईसी का जो चार्ट है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन देख लिया, और रिसेंटली ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 560 के ऊपर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में इसमें तेजी बरकरार रहेगी। ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो इसका रिसेंट हाई है 630 635 तक वहां जा सकता है। तो करंट भाव में खरीदारी कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 535 का, और लक्ष्य रहेगा 635 का, और विद अ टाइम होराइजन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। और पीएफसी की हम बात करें तो पीएफसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी स्ट्रांग है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है पोस्ट ब्रेकआउट, बट इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 दिन और 50 दिन की, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, और जब भी कोई करेक्शन आता है तो वहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो ये स्टॉक में भी थोड़ी सी डिप में खरीदारी करिए। करीबन 510 के करीबन आपको स्टॉप लॉस लगाना है 490 का, और लक्ष्य रहेगा 535 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 555 का। चलिए, ये राय एक बार आपको मिलती हुई आरईसी पीएफसी। लेकिन इस बीच मिड कैप के चुनिंदा प्लेयर्स, क्योंकि मिड कैप ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जहां पर लगातार हम पर्टिकुलर स्पेसेस और सेक्टर्स की बात कर भी रहे हैं, जिसमें गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स हैं, केमिकल प्लेज हैं, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी हैं। अगर आप देखेंगे एसआरएफ, आईजीएल, फैक्ट जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, और चुनिंदा मिड कैप आईटी प्लेयर्स भी हैं जहां पर अच्छे खासे साइंस दिख रहे हैं। चंदन, एक राय एसआरएफ पर आपसे जानना चाहेंगे। 2% की मूव्स, और साथ ही आईजीएल में भी इसी तरह के चार्ट्स इस वक्त अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड। बिल्कुल, एसआरएफ की बात करें, देखिए एसआरएफ और केमिकल सेक्टर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, और अब ऐसा लग रहा है कि किसी को बार्गेन बाइंग करना है तो यही एक सेक्टर हो सकता है जहां पे बेटर रिटर्न और स्विंग मिल सकते हैं। मैं एसआरएफ की बात करूं तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से मल्टीपल सपोर्ट 2100 के आसपास आता है, और 2100 से वापस 2600-2700 तक चला जाता है। कुछ दिन पहले लगभग 21-25 के लो बनाए, और वहां से टर्न हो रहा है। मेरे हिसाब से लोअर बैंड को टेस्ट किया, अपर बैंड तक जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला स्टॉक है। तो पोजिशनली तो 2700 तक के टारगेट लग रहे हैं, बट ऑन इमीडिएट बेसिस देखें तो 2290 को सपोर्ट बनाया जा सकता है 2450 के टारगेट को प्ले करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एसआरएफ पर ये राय, इनफैक्ट पूरा का पूरा सेक्टर ही बजिंग है। लेकिन एक स्टॉक है जहां पर लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से अच्छी खासी मजबूती के साइंस दिख रहे हैं, और ये स्टॉक है आईटीआई लिमिटेड। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसिंग करती है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और साथ ही इससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एंसिलरी के तौर पर इस कंपनी को, या इस सेक्टर के तौर पर इस कंपनी को, इस सेक्टर में इस कंपनी को डाला जा सकता है। ऑलमोस्ट आईटीआई लिमिटेड के पिछले 7 दिनों के चार्ट्स अगर देखेंगे 40% के मजबूती देखने को मिली है। आज के सत्र में भी दिन की शुरुआत से ही जो तेजी है वो वन साइड अप मूव नजर आ रहा है, करीब 8 से 9% की तेजी। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है ये जानना जरूरी है, और ये वजह इस पर रिसर्च की है अभिषेक ने। आइए उनसे समझते हैं। अभिषेक, आईटीआई लिमिटेड जबरदस्त तेजी, बताएं कारण क्या है? बिल्कुल, आईटीआई लिमिटेड में पिछले 3 सत्र में करीब 40% के आसपास की तेजी हो चुकी है। हालांकि हाल फिलहाल कोई बड़े ऑर्डर की खबर तो नहीं आई है, लेकिन भारी वॉल्यूम ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि कोई शायद बड़ा ऑर्डर हाथ लगने वाला है, या फिर कोई टेंडर जिसमें पार्टिसिपेट किया होगा कंपनी ने वो इनके पक्ष में आएगा। अगर हम शेयर की बात करें
तो 40% शेयर 3 दिन में दौड़ गया है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 38,000 करोड़ रुपए के भी पार निकल गया है। शेयर में पिछले 2 दिन में बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स आई थी। औसतन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2 करोड़ शेयरों का होता है, लेकिन पिछले अगर हम 2 सत्र की बात करें तो 12 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। तो उम्मीद है कि शायद कोई सरकारी ऑर्डर मिलेगा कंपनी को और उसके चलते ये तेजी आ रही है। 6 दिसंबर को करीब 13% चला था। इसके अलावा कल हमने देखा था 14-15% शेयर चला था। आज फिर से 7-8% के आसपास की तेजी शेयर में दिख रही है। हाल फिलहाल के अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो पिछले महीने उत्तराखंड सरकार से इनको 95 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम MDTSS प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर ये मिला था। इसके अलावा अर्ली नवंबर में 4,559 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सबसे कम बोली लगाई। BSNL के ने टेंडर जारी किया था भारत नेट प्रोजेक्ट 3 के लिए और उसमें कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था, सबसे कम बोली लगाई थी। और इसके तहत कंपनी डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन समेत ये तमाम काम ये कंपनी संभालेगी। ITI की अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 3 दिन में 40%, 1 महीने में 21%, 6 महीने में 34%, 1 साल में 33%। और अगर हम 5 साल की अगर रफ्तार की बात करें तो शेयर करीब 4 गुना ये हो गया है। काम क्या करती है? संचार मंत्रालय के तहत ये कंपनी काम करती है और 1948 में शुरुआत हुई। टेलीकॉम इक्विपमेंट इनका मेन बिजनेस है। ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाती है कंपनी ये। एनक्रिप्शन सॉल्यूशन, स्मार्ट कार्ड्स बनाने का भी काम करती है। इसके अलावा 4G और 5G नेटवर्क के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करती है। तो टेलीकॉम में डेडिकेटेड है और देश में जो टेलीकॉम इंफ्रा बिल्ड हुआ है ओवर द ईयर, दशकों से कंपनी का योगदान रहा है। और आज को मिला लें पिछले 3 सत्र से हेवी वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी आ रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है शेयर। चलिए, ITI लिमिटेड में मजबूती तो हम आए दिन देख रहे हैं। पिछले 7 सेशन से इतनी सारी तेजी, लेकिन ये तेजी के पीछे की वजह क्या है या आने वाले दिनों में क्या कोई सेंटिमेंट्स डेवलप हो सकते हैं या नहीं, इस पर अभिषेक पूरी की पूरी डिटेल में बताते हुए। शुक्रिया अभिषेक, ये सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन चलिए अब 10 के बाजार की तरफ हम रुख कर रहे हैं। हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स चंदन, तेजस, किरण, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार जो है वो इस वक्त संभलता हुआ निचले स्तरों से रिकवरी, इनफैक्ट आप देखेंगे निफ्टी में करीब 50 अंकों की रिकवरी निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी क्योंकि फ्लैट शुरुआत वहां पर ज्यादा हुई थी, करीब 150 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। साथ ही साथ मिड कैप स्पेस अगर देखें वहां पर भी मजबूती के साइंस और साथ ही स्मॉल कैप में भी। सो क्लियरली बाजार जो है संभलते हुए इस वक्त देखने को मिल रहा है, निचले स्तरों से रिकवरी।